नमस्कार, मैं विवेकानंद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में पिछले 7 सालों से मैं राजनीतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस किया है और वहीं से मैंने एमफिल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में किया है। पिछले 7 सालों के दौरान मैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज और कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग यह पेपर जो है मैंने कई बैचेस को पढ़ाया है और मैंने एमए में भी पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का नाम का पेपर जो है वो मैंने पढ़ा है और ये मेरा इंटरेस्ट का एरिया भी है। और यह वीडियो जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं जो कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस स्टडीज के संदर्भ में कॉन्फ्लिक्ट की जो थ्योरीज है, संघर्ष के जो भी सिद्धांत है, उसकी चर्चा करूंगा और साथ ही में कॉन्फ्लिक्ट के जो भी सोर्सेस है उसके क्या माध्यम है या क्या कारण है कि जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष निर्माण होता है, या उसे वेरियस डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अनेक पहलू जो है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरीज है इसको पहले समझेंगे, उस आधार पर फिर कॉन्फ्लिक्ट के डायमेंशंस को समझना भी आसान हो जाएगा। सो थ्योरीज, ये जो कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस से संबंधित कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित जो थ्योरीज है, तो दे these theories explain the causes and sources of conflict। उसके कारण क्या है और क्या सोर्सेस है, क्या माध्यम है, क्या ऐसे परिस्थितियां हैं कि जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट निर्माण होता है। एंड दीज थ्योरीज कैन बी कैटेगोराइज्ड इन टू पार्ट्स, इन टू कैटेगोरीज। इनको दो कैटेगोरीज में हम रख सकते हैं। पहला है ह्यूमन नेचर और दूसरा दूसरा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट। पहला जो है ह्यूमन नेचर एंड कॉन्फ्लिक्ट, एंड जो दूसरा है सोसाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इस प्रकार से हम इनको दो कैटेगरीज में कॉन्फ्लिक्ट के संबंधित जो भी सिद्धांत है उन्हें हम रख सकते हैं। सो थ्योरीज एक्सप्लेनिंग द कॉजेस एंड सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी कैटेगोराइज्ड इन टू groups. Firstly, human nature and conflict, and secondly, society and conflict. So, the first aspect जो पहला human nature and conflict में, यह जो theories है, human nature मानवीय स्वभाव, मनुष्य का जो स्वभाव है उस पर बल देते हैं, और जो दूसरा है वह समाज में जो परिस्थितियां व्याप्त है उन परिस्थितियों के कारण संघर्ष की परिस्थिति निर्माण होती है, कॉन्फ्लिक्ट निर्माण होता है, इस बात पर बल देते हैं। सो थ्योरीज अंडर दीज टू कैटेगोरीज पॉइंट टुवर्ड्स द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। अब नेचर मतलब प्रकृति, निसर्ग, और नर्चर मतलब वो सोसाइटी में जिस प्रकार से हमारा पालन पोषण होता है, जिस प्रकार से हमारी नर्चरिंग होती है, तो वह एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो दो प्रकार की जो थ्योरीज है, एक नेचर और दूसरा जो है नर्चर। सो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट जो है इन दो थ्योरीज में हम पाते हैं या देख सकते हैं। तो द नेचर थ्योरिस्ट एम्फसाइज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर प्राइमरली अफेक्टेड बाय जीन्स, सो कॉन्फ्लिक्ट इज बेसिकली इन देयर नेचर। ये जो नेचर या प्रकृति, मानव प्रकृति पर जो विश्वास करने वाले लोग हैं या उसको आधार बना करके संघर्ष की परिभाषा करने वाले जो लोग हैं, उनका यह मानना है कि ह्यूमन नेचर जो है ये प्राइमरली, ह्यूमन बीइंग्स आर प्राइमरली अफेक्टेड बाय जीन्स। उनकी जो जीन्स होती है, उनकी जो जीन्स की जो रचना होती है, उनकी जो परंपरागत तौर से माँ पिता से आने वाले जो जीन्स होते हैं, वह उसी में अग्रेशन या आक्रामकता निहित होती है। सो द नेचर थ्योरिस्ट emphasize that human beings are primarily affected by genes, so conflict is basically in their nature। तो ह्यूमन बींग्स में जो जीन्स वो इनहेरिट करते हैं उसके कारण जो है कॉन्फ्लिक्ट उनके स्वभाव में प्राकृतिक तौर पर अग्रेशन जो है, आक्रामकता जो है उनके स्वभाव में रहती है, जिस जो आक्रामकता जो है वो जो टेंशन बढ़ाती है और जिसकी वजह से संघर्ष की परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो उसमें ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनकी जो इनहेरिटेंस है, उनके जो जीन्स है वो इम्पोर्टेंट है, वह ये मानने वाले व्यक्ति, ये जो स्कॉलर्स है। और जो सेकंड जो नर्चर वाला जो
जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो एक इस बात पर विश्वास रखने वाले जो सैद्धांतिक है, द नर्चर थ्योरिस्ट इंसिस्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट इमर्जेस फ्रॉम द वे सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो दूसरा जो गुट है स्कॉलर्स का, अध्येताओं का, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज के संदर्भ में कॉन्फ्लिक्ट के सिद्धांतों को, संघर्ष के सिद्धांतों को रखने वाला ये जो दूसरा ग्रुप है, यह कहता है कि ये ह्यूमन नेचर की वजह से व्यक्ति आक्रामक नहीं होता है, या समाज में या समाज के दो गुटों में संघर्ष की परिस्थिति का निर्माण नहीं होता है, बल्कि समाज की संरचना जिस प्रकार से है, समाज में जो प्रस्थापित संरचनाएं हैं, उनके कारण संघर्ष की परिस्थितियों का उद्भव होता है, ऐसा यह मानने वाला दूसरा ग्रुप है। तो मैंने कहा था नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। नेचर वाले लोग जो है ह्यूमन जीन्स, मतलब मानव ने जो भी अपने माता पिता से जीन्स को इनहेरिट किया है, उस पर वो बल देते हैं, जबकि नर्चर पर विश्वास रखने वाले जो सैद्धांतिक है, उनका यह मानना है कि समाज में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, उसके आधार पर समाज में संघर्ष को बढ़ावा मिलता है, या समाज में संघर्ष की परिस्थितियों का उद्भव होता है। अब नेचर थ्योरीज, या उसको इनहेरेंसी थ्योरीज भी कहा जा सकता है, क्योंकि नेचर की थ्योरी पर विश्वास रखने वाले, उनका यह मानना है कि जीन्स में ही आक्रामकता होती है, और वो जीन्स हम निश्चित नहीं कर सकते। मैं ये मांग नहीं सकता हूं कि मुझे किस प्रकार के जीन्स चाहिए। जीन्स ऑटोमेटिकली मेरे माता पिता से या मेरे पुरखों से मुझे प्राप्त होते हैं, तो इनहेरिट करता हूं मैं उससे। तो नेचर थ्योरिस्ट, या जिन्हें इनहेरेंसी थ्योरिस्ट भी कहा जाता है, दे आर ऑफ द व्यू दैट वायलेंस इज इनएविटेबल, वाइड स्प्रेड एंड यूनिवर्सल, irrespective of the social structures, as it is inherent in human beings or within the individual। तो जो नेचर की थ्योरिस्ट जो है, या मानवीय स्वभाव को केंद्र में रखते हुए जो संघर्ष का सिद्धांत रखने वाले जो सैद्धांतिक है, उनका यह मानना है कि जो वायलेंस है, जो हिंसा है, उसको टाला नहीं जा सकता है, दैट इज इनएविटेबल। वो न टालने जैसी परिस्थिति है, और वाइड स्प्रेड है तो वो सर्वत्र मौजूद है, और यूनिवर्सल है तो वैश्विक है। सो वह उनका यह मानना है कि वायलेंस इज इनएविटेबल, वाइड स्प्रेड एंड यूनिवर्सल। सो वायलेंस जो है, हिंसा जो है, उसको टाला नहीं जा सकता है, वह सर्वव्यापी है, वाइड स्प्रेड है, सर्वत्र पाई जाती है, और वो वैश्विक है। और सोशल स्ट्रक्चर्स इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, ये मानते हैं वो। इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर्स, सोशल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, मानव का स्वभाव ही स्वभाव में ही आक्रामकता निहित है। मतलब वह आक्रामकता जीन्स के फॉर्म में वो अपने पुरखों से, अपने माता पिता से वो इनहेरिट करता है, इसलिए उसमें जो है वो जो आक्रामकता निहित है, और वह संघर्ष को जन्म देती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि irrespective of the social structures, as it is inherent in human beings or within the individuals। तो नेचर थ्योरिस्ट का यह मानना है कि माता पिता से, अपने पुरखों से ही जीन्स के फॉर्म में आक्रामकता वह इनहेरिट करता है व्यक्ति, और जिसके कारण जो है हिंसा जो है, वो टाला नहीं जा सकता हिंसा को, वह सर्वव्यापी है, और वह वैश्विक है। बट जो सोशल स्ट्रक्चरल थ्योरीज जो है, या नर्चर डिबेट पे जो मानने वाले, नर्चर का जो डिबेट मैंने अभी जो कहा है, नर्चर का डिबेट को मानने वाले जो लोग हैं, उनको सोशल स्ट्रक्चरल थ्योरीज, ऐसा उन्हें कहा जा सकता है। उनका, क्योंकि उनका यह मानना है कि ह्यूमंस के बीच में, या ह्यूमन सोसाइटीज में कॉन्फ्लिक्ट जो है, वह मानव के स्वभाव के कारण न हो करके सामाजिक संरचनाओं के कारण है, यह उनका मानना है। सो द सोशल स्ट्रक्चर थ्योरीज the social structural theorists argue that conflict is not located inside the human being but outside it। तो मानव स्वभाव में आक्रामकता या संघर्ष निहित नहीं हो करके सामाजिक संरचनाओं में है, यह उनका मानना है। तो ये दो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, इसको ध्यान में रखना है। नेचर वाले लोग मानवीय स्वभाव को वो इनहेरिटेंस को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि नर्चर वाले समाज में जिस प्रकार से व्यक्ति का लालन पालन होता है, जिस प्रकार के मूल्यों का उस पर आरोपण होता है, उसके आधार पर वो सामाजिक संरचनाओं में वो
रिएक्ट करता है और वहां पर संघर्ष की परिस्थितियों का निर्माण होता है। ऐसा नर्चर के डिबेट को मानने वाले थ्योरिस्ट का मानना है। और उसमें एक तीसरा भी एक गुट है, जो गुट उसको कह सकते हैं हम इंटरैक्शनिस्ट थ्योरिस्ट। इंटरैक्शनिस्ट थ्योरिस्ट का मतलब ये हुआ कि यह लोग जो है, ये दोनों भी जेनेटिक्स और स्ट्रक्चरल कंडीशंस, ये दोनों भी नेचर और नर्चर, ये दोनों भी आइडियाज को साथ में लेकर के उन्होंने कहा कि कुछ मायनों में जो है ह्यूमन नेचर जिम्मेदार है, मानवीय स्वभाव जिम्मेदार है या मानवीय व्यवहार जिम्मेदार है, और कुछ मायनों में मानवीय जो सामाजिक संरचनाएं है वह भी जिम्मेदार है। सो इंटरैक्शनिस्ट थ्योरीज बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर इन फैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जेनेटिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चरल कंडीशन। उनका यह कहना है कि ये जो इंटरैक्शनिस्ट थ्योरीज है, जिसमें जॉन बर्टन का नाम लिया जा सकता है। जॉन बर्टन ने ह्यूमन नीड्स का जो सिद्धांत रखा है, मानव की आवश्यकताओं का जो सिद्धांत उन्होंने रखा है, उन्होंने उनका जो आर्ग्यूमेंट है, उनका जो वाद है, यह है कि वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जेनेटिक्स के वजह से भी आक्रामक बनता है और सामाजिक संरचनाओं के वजह से भी, सोशल स्ट्रक्चरल कंडीशंस के वजह से भी आक्रामक बनता है। क्योंकि मानव की अनेक सारी आवश्यकताएं होती है, वह आवश्यकताओं की अगर पूर्ति नहीं हुई तो मानव जो है आक्रामक बनता है, या मानव समुदाय में आक्रामकता की परिस्थिति का निर्माण होता है, संघर्ष की परिस्थिति का निर्माण होता है। उन्होंने ह्यूमन नीड्स, जॉन बर्टन ने ह्यूमन नीड्स का जो सिद्धांत रखा है, उसमें यह बात उन्होंने कही। नाउ देयरफॉर ये जो जॉन बर्टन की जो थ्योरी है, ये जो लास्ट पॉइंट है, थ्योरी हैज फीचर्स ऑफ बोथ इनहेरेंसी एंड कॉन्टिंजेंसी। सो ह्यूमन नीड्स की जो थ्योरी जॉन बर्टन नाम के सैद्धांतिक ने जो रखी है, उसमें इनहेरेंसी मतलब मानवीय स्वभाव जो जीन से आता है, और जो कॉन्टिंजेंसी मतलब सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से भी संघर्ष की परिस्थिति निर्माण होती है, ऐसा जॉन बर्टन का मानना है। नाउ अभी इस थ्योरीज को हम जब नेचर वर्सेस नर्चर के डिबेट में हम रख रहे हैं, तो उसको बायोलॉजिकल थ्योरीज जो है उसको यह मानना होगा कि बायोलॉजिकल जो थ्योरीज है, बायोलॉजिकल एंड सोशल डार्विन की जो आइडियाज है, वह थ्योरीज हम कह सकते हैं। सो ये अब बायोलॉजिकल थ्योरी जैसे हमने कहा कि नेचर, जीन्स, वही वहां पर निहित है, ये उनका मानना है। इसीलिए कि ये ध्यान में रखना है कि बायोलॉजिकल एंड सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरीज जो है वो नेचर के कॉन्टेक्स्ट में आएंगी। नेचर की जो थ्योरीज है उसमें बायोलॉजिकल एंड सोशल बायोलॉजिकल थ्योरीज है, वह नेचर वाले स्कूल ऑफ थॉट में आएंगी। तो उसमें various biological perspectives about human aggression are reflected in the instinct theory, Darwinism, and social Darwinism, ethology and sociology, sociobiology. So, ये जो बायोलॉजिकल एंड सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरी जो है, इनको हम, इन थ्योरीज का नाम याद रखना है, इंस्टिंक्ट थ्योरी, डार्विनिज्म, सोशल डार्विनिज्म, एथोलॉजी एंड सोशियोबायोलॉजी। ये सारी जो थ्योरीज है, यह थ्योरीज नेचर के स्कूल ऑफ थॉट पर विश्वास रखने वाली ये थ्योरीज है। तो इंस्टिंक्ट थ्योरी मतलब उसकी चर्चा तो हम करेंगे ही अब एक वन बाय वन। इंस्टिंक्ट थ्योरी क्या कहती है? इट आर्ग्यूज दैट अग्रेसिव बिहेवियर इज रूटेड इन ह्यूमन इंस्टिंक्ट। Instinctive impulse is the source of human aggression and destructive behavior. So वो कहते हैं कि ह्यूमन के इंस्टिंक्ट में ही, मतलब उसका जो सरल स्वभाव ही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। सो ह्यूमन इंस्टिंक्ट में ही जो अग्रेसिव बिहेवियर निहित होता है, आक्रामक रवैया जो व्यक्ति का होता है या आक्रामक व्यवहार जो व्यक्ति का होता है, उसके इंस्टिंक्ट में ही निहित है, उसके इस इंस्टिंक्ट में ही समाहित है। और इंस्टिंक्टिव इम्पल्स की वजह से क्या होता है, ह्यूमन अग्रेशन बढ़ता है और वो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की ओर आगे बढ़ता है। तो कॉन्फ्लिक्ट का कारण जो ये आक्रामक रवैया जो होता है, या टेंशन को बढ़ाने वाला या अग्रेशन वाला जो रवैया होता है, वह व्यक्ति के इंस्टिंक्ट में ही होता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति या संघर्ष की परिस्थिति का निर्माण होता है और जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में परिवर्तित होता है। यह इंस्टिंक्ट थ्योरी मानती है।
और ये जो डार्विनिज्म एंड सोशल डार्विनिज्म, ये जो दो थ्योरीज है, आप लोगों ने डार्विन की आइडियाज को आपने सुना ही होगा। चार्ल्स डार्विन नाम के बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने विविध उपद्वीपों महाद्वीपों में प्रवास किया और उन्होंने बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट किए, और सैंपल कलेक्ट करते हुए उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नाम का जो सिद्धांत सर, या जिसे हम कॉमनली या फिर जो हमारे समझ में रखने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की आइडिया उन्होंने रखी। वो कहते हैं कि जो फिट है वही सरवाइव करेगा, नेचर उसी को सिलेक्ट करता है। जो अनफिट है वो वीड आउट हो जाते हैं, नेचर उसको, प्रकृति उसको रिजेक्ट करती है, वो ऑटोमेटिकली वह मर जाता है। जैसे डायनासोरस वगैरह जो एनिमल्स थे, उनके संदर्भ में चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि जो जैसे जैसे वातावरण में परिस्थितियां बदलती गई, पर्यावरणीय परिस्थितियां बदलती गई, इन परिस्थितियों के साथ इन प्राणियों ने अपने आप में एडेप्टेशन की प्रोसेस को विकसित नहीं किया, या वह करने में वो नाकामयाब रहे, और जिसकी वजह से जो है वह वीड आउट हो गए, वो समाप्त हो गए, वो उनका विनाश हुआ। सो डार्विनिज्म एंड सोशल डार्विनिज्म ये बिलीव करता है कि हायरार्किकल एंड ग्रेडेड रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट क्लासेस हैव बीन जस्टिफाइड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो कहते हैं अब इन थ्योरीज को जब हम सोशल साइंसेस में इन थ्योरीज को जब इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे सामाजिक विज्ञान में या एथिकल साइंसेस में, जब ये सोशल डार्विनिज्म या डार्विनिज्म की जो थ्योरीज है या आइडियाज है, ये संकल्पनाओं को हम रखने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि जो स्ट्रांग है वो मजबूत बनेगा, और जो स्ट्रांग मजबूत है, जो मजबूत व्यक्ति है, वह व्यक्ति जो वीक है, जो अशक्त है, जो स्ट्रांग नहीं है, उसका शोषण करेगा। यह उनका मानना है। तो वह कहते हैं कि समाज में संघर्ष क्यों होगा? इसलिए होगा कि जो स्ट्रांग व्यक्ति जो है, वह अपना प्रभाव जो वीक व्यक्ति है, अशक्तों पर बनाने की कोशिश करेगा। अशक्त लोगों पर या वीक जो लोग हैं, उन पर अत्याचार करेगा। उससे समाज में संघर्ष की परिस्थिति का निर्माण होगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन यह जो थ्योरी है सोशल डार्विनिज्म या डार्विन की आइडियाज जो है, सोशल साइंसेस में उसका आरोपण या उसका अप्लाई करने को लेकर के बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट जो है, इसका बहुत मतलब बहुत ही कड़े ढंग से उन्होंने इसका जो है विरोध किया है, उसकी आलोचना की है। नाउ एथोलॉजी ये जो आइडिया है, ये कॉनराड लॉरेंस नाम के जो फिलोसोफर है, उनका उन्होंने जो बुक लिखा था, अग्रेशन ऑन अग्रेशन नाम का जो बुक है, उसमें उन्होंने कहा था कि अग्रेशन इन ह्यूमन बीइंग इज अ रिजल्ट ऑफ इंस्टिंक्ट फॉर अग्रेशन। तो वो क्या, अगेन अगेन द सेम सेम थिंग, क्योंकि मैंने कहा था ये जो सारी जो थ्योरीज है, ये जो बायोलॉजिकल एंड सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरीज है, इसमें इंस्टिंक्ट थ्योरी, डार्विनिज्म, सोशल डार्विनिज्म, एथोलॉजी एंड सोशियो बायोलॉजी, ये जो थ्योरीज है वो एक ही गुट से संबंधित है। वो ह्यूमन नेचर को किससे कॉम्प्लीमेंट करते हैं या इक्वलाइज करते हैं, वह ह्यूमन नेचर को जीन्स के साथ इक्वलाइज करते हैं। वो कहते हैं कि मानव में जिस प्रकार के जीन्स वो अपने माता पिता से, अपने पुरखों से इनहेरिट करता है, उसी के आधार पर उसका स्वभाव बनता है। यह तीनों भी आइडियाज, तो इसलिए एथोलॉजी में भी ये जो कॉनराड लॉरेंस नाम के जो फिलोसोफर है, उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है ऑन अग्रेशन। उसमें उन्होंने आर्ग्यू किया है कि अग्रेशन इन ह्यूमन बीइंग इज अ रिजल्ट ऑफ एन इंस्टिंक्ट फॉर अग्रेशन। ह्यूमन में नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, वो अग्रेसिव बन जाता है, यह उनका कहना है। तो एथोलॉजी की यह आइडिया है। और इसी आइडिया के समरूप या मिलती जुलती आइडिया जो है, सिगमंड फ्राइड नाम के एक जो बहुत बड़े साइकोलॉजी पर बहुत बड़े संशोधक जिन्हें माना जाता है, या साइकोलॉजी का फादर जिन्हें कहा जाता है, सिगमंड फ्राइड, he too had said that human beings may have inherited aggressive impulses from many past generations through the process of natural selection। तो उन्होंने कही अपने जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने नोट करके रखे हैं साइकोलॉजी का अध्ययन करते हुए, उन्होंने कहा है कि ये जो अग्रेसिव इम्पल्सेस जो है या आक्रामक जो स्वभाव होता है व्यक्ति में, वह व्यक्ति के अंदर अनेक सारे जनरेशन से आया होगा, यह उनका मानना है। हाँ,
और उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को भी उसका आधार बनाते हुए यह आइडिया रखी थी। अब सोशियोबायोलॉजी ये भी जो है, ये सोशियोबायोलॉजिस्ट बिलीव दैट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस may have genetically inherited aggressive tendencies of social behavior. सोशियोबायोलॉजिस्ट जो भी है या सोशल बायोलॉजी पर विचार रखने वाले जो फिलोसोफर्स है, स्कॉलर्स है, अध्येता है, उनका भी यह मानना है कि ये ह्यूमन बींग्स में ये जो अग्रेसिव बिहेवियर जो होता है, आक्रामक जो स्वभाव होता है उनका, जो कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष को जन्म देता है, वह जो है वो व्यक्तियों में नेचुरली आया होगा, फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन आया होगा, जेनेटिकली मतलब जीन्स के माध्यम से आया होगा। यह भी उनका यही मानना है। सो ये जो थ्योरीज है ये, और एक बार मैं उसको दोहराता हूँ कि सोशियोबायोलॉजिकल जो थ्योरीज है इसमें इंस्टिंक्ट थ्योरी है, डार्विनिज्म है, सोशल डार्विनिज्म है, एथोलॉजी एंड सोशल बायोलॉजी। और इनकी आइडियाज हमने जैसे अभी चर्चा की थी वो कम अधिक प्रमाण में उनकी समान है। उनका यह मानना है कि ह्यूमंस के अंदर जो जीन्स होते हैं वो अपने पुरखों से वो इनहेरिट करता है, और इसीलिए उसका जो अग्रेसिव रवैया होता है या उसका आक्रामक व्यवहार होता है वह स्वाभाविक तौर पे उसमें आ जाता है। यह इन थ्योरिस्ट का मानना है। नाउ द नेक्स्ट थ्योरीज है। अब लेकिन इस थ्योरीज की एक आलोचना भी है, इस स्लाइड में उसकी क्रिटिसिज्म ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरीज। तो इसकी आलोचना क्या है? इसकी आलोचना करते हुए एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव वंश शास्त्र के अध्येता, और सोशियोलॉजिस्ट मतलब समाजशास्त्री, समाज शास्त्र का अध्ययन करने वाले, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव वंश शास्त्र का अध्ययन करने वाले लोग, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट, इन्होंने कहा है कि ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन इंस्टिंक्ट कैन नॉट बी ट्रेस टू बायोलॉजिकल रूट्स। उनका यह कहना है कि ह्यूमन व्यक्ति का व्यवहार जो होता है या उसका जो इंस्टिंक्ट होता है वह बायोलॉजिकल रूट से उसका कोई संबंध नहीं है, उसका जेनेटिक से कोई संबंध नहीं है। वह सामाजिक संरचनाओं से हो सकता है या अनेक अन्य परिस्थितियां जो एक्सटर्नल कंडीशंस है उन कंडीशंस की वजह से हो सकता है, उसका जीन से कोई संबंध नहीं है, ऐसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट का कहना है। और अगली जो आलोचना उन्होंने की है ये सोशियोबायोलॉजिकल थ्योरिस्ट की, या जिन्होंने ह्यूमन नेचर को अग्रेसिव बिहेवियर के लिए जिम्मेदार माना है, उनकी आलोचना करते हुए सेकेंड पॉइंट दे से इज इट इज मोर अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर which is created by human groups and passed on through social learning। उनका यह कहना है कि जो आक्रामक व्यवहार है वह व्यवहार ह्यूमन कल्चर, मानवीय कल्चर, जो मानवीय संस्कृति जो है, वो व्यवस्था जो है, मानव संस्कृति की व्यवस्था जो है, और वो उसके वजह से वो क्रिएट की जाती है, वो निर्माण हो जाती है, और वो ग्रुप्स में उसको प्रस्थापित किया जाता है उस व्यवहार को। और फ्रॉम वो एक सामाजिक समाज में हम, जब एक व्यक्ति समाज में बढ़ रहा है तो वह समाज से बहुत कुछ सीखता है। तो इस प्रकार का रवैया भी समाज से ही वह व्यक्ति सीखता है, वह उसका जीन से कोई संबंध नहीं है। सो दिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट allege or criticize the biological and socio-biological theories, saying that the aggressive behavior in human being is a product of human culture, which is created by human groups and passed on through social learning। So again in Hindi उनका यह कहना है कि ह्यूमन कल्चर, मानवीय संस्कृति जो है वह संस्कृति में ही अग्रेसिव बिहेवियर निहित होता है, जिनसे उसका कोई संबंध नहीं है। जिस सामाजिक समूह में हम बढ़ते हैं उस समाज के समूह में हमारे हमें वह चीजें जो है हम पर लादी जाती है, हमको पढ़ाई जाती है, और वह हमारे व्यवहार का हिस्सा बनती है। यह उनका ये दूसरी आलोचना है। तीसरे बिंदु में वो कहते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरीज आल्सो स्ट्रेस दैट अग्रेशन हैज नथिंग टू डू विद जीन्स बट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल लर्निंग। जो सोशल लर्निंग मतलब समाज में हम जो भी सीखते हैं, इस बात को विश्वास रखने वाले, इस बात पर विश्वास रखने वाले जो सैद्धांतिक है उसको सोशल लर्निंग थ्योरीज कहेंगे, समाज में सीखने का सिद्धांत, या उस आइडियाज को रखने वाले इन लोगों को हम कहेंगे सोशल लर्निंग थ्योरीज।
वो उनका इस बात पर बल है कि उनका ये कहना है कि अग्रेशन जो होता है या आक्रामकता जो होती है, इसका जीन से कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये समाज में हमें पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से हमें नर्चर किया जाता है। यह बातें हमें सिखाई जाती है। टू एन एक्सटेंट मान भी सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो एक शांतिपूर्ण वातावरण में रहा है, वह लेस अग्रेसिव होगा। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही कठिन और जो अग्रेसिव या फिर हिंसात्मक वातावरण में पला-बड़ा हुआ है, उसमें नेचुरली हिंसात्मक स्वभाव जो है, उसमें बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। और इसी सेंस में अगर हम देखें, तो गांधी जी जो है, गांधी जी ने अपने जो भी आइडियाज रखी है और ह्यूमन नेचर के संदर्भ में उन्होंने कहा कि गांधी डिड नॉट सी वायलेंस एज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। ही बिलीव्ड इन द एसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड व्यूड ह्यूमन नेचर पॉजिटिवली। तो गांधी जी का भी यही मानना था, क्योंकि गांधी जी भी एक बड़े विचारक थे मानवीय स्वभाव के संदर्भ में जो बात में रखते हैं। तो उनका यह कहना था कि ये जो वायलेंस होता है, जो हिंसा होती है, वह मानवीय स्वभाव में नहीं होती है। उनका यह कहना है कि ह्यूमन नेचर वास्तव में मानव का स्वभाव अच्छा होता है, और ह्यूमन नेचर को वो सकारात्मकता से ही देखते थे, मानवों को वो सकारात्मकता से ही देखते थे। इसीलिए वो कहते थे कि ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रुथ। नॉन वायलेंस और ट्रुथ, अहिंसा और सत्य पर उनका जो जोर था, तो इन दोनों चीजों को लेकर के वो व्यक्ति में परिवर्तन करने की बात करते हैं। जब वो स्वराज की कल्पना की बात करते हैं, तो एक तो एस्पेक्ट था पॉलिटिकल स्वराज, और जो दूसरा है अपने आप पर काबू करना, अपने आप पर राज करते हुए अपने मन में जो भी बुरे विचार है उनको खत्म करना और सकारात्मक विचारों को निर्माण करना। तो उनका यह मानना है कि व्यक्ति का स्वभाव मूलतः खराब नहीं होता है। वो जेनेटिकली वह इनहेरिट करने का कोई स्वभाव नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का स्वभाव मूलतः जो एसेंशियल जो जो अर्भ मतलब छोटा बच्चा होता है, स्वभाव तो उसका अच्छा ही होता है। और इसीलिए उस वह ह्यूमन नेचर को, मानवीय स्वभाव को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। जेनेटिक्स से कोई संबंध वो नहीं जोड़ते हैं। और उनका भी यही कहना है कि जो हिंसात्मक परिस्थितियों का निर्माण होता है, वो सामाजिक संरचनाओं के कारण होता है, और उन सामाजिक संरचनाओं में बदलाव करने के पश्चात व्यक्ति के स्वभाव में भी या फिर जो हिंसा या संघर्ष की परिस्थिति है, उससे निजात पाया जा सकता है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है, गांधी जी कहते हैं। तो ये बायोलॉजिकल या सोशियो बायोलॉजिकल जो थ्योरीज है, इनकी ये 4 आलोचनाएँ हैं, जिन्हें आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट थ्योरीज की जो है, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरीज है, इनकी चर्चा करते हैं। सो साइकोलॉजिकल थ्योरीज लोकेट कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड्स ऑफ मैन। अब इस ये थ्योरीज भी है टू एन एक्सटेंट बायोलॉजिकल और सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरीज के नजदीक जाती हुई दिखाई देती। पूरी तरह से नहीं, लेकिन टू एन एक्सटेंट दे seem to be going closer to the biological or socio-biological theories. So psychological theories locate conflict in the minds of men in their beliefs, ideology, motivation, perceptions, values, etc. are the sources of conflict. All right, okay. Uh, my bad. अब सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरीज और ये साइकोलॉजिकल एंड सोशल साइकोलॉजिकल का थ्योरीज का संबंध नहीं है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो मैंने कहा था शुरुआत में, नेचर को बिलीव करने वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें बायोलॉजिकल एंड सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरीज आती है। और ये जो दूसरा जो है नर्चर वाला, उसमें ये साइकोलॉजिकल एंड सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरीज आएंगी। ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो है, वो कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वह व्यक्ति के मन में होता है, दिमाग में होता है, वह जीन्स से नहीं आता है। इसलिए वो कहते हैं कि एक आदि व्यक्ति की जो विश्वास है, उसका बिलीफ है, किसी भी चीज पर उसका फेथ है, श्रद्धा है, आइडियोलॉजी मतलब जिस आइडियोलॉजी पर विश्वास वो करता है, जिस जो विचारों पर विश्वास करता है, आइडियोलॉजी पर विश्वास करता है, मोटिवेशंस मतलब कौन सी प्रेरणाएं उसको मोटिवेट करती है, कौन सी प्रेरणाओं से वो प्रेरित होता है, परसेप्शंस मतलब एक आदि चीज को देखने का उसका नजरिया क्या है, और वैल्यूज मतलब उसकी मूल्य व्यवस्था क्या है। तो ये साइकोलॉजिकल थ्योरीज का यह मानना होता है कि कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या है, वो कौन से सोर्सेस है जिससे कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति का उद्भव होता है, या व्यक्ति का स्वभाव कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए उतारू हो जाता है।
तो वह कहते हैं कि व्यक्ति के मन पर जिस प्रकार के इम्प्रेशंस पड़ेंगे, वह इम्प्रेशंस बिलीफ से आ सकते हैं, आइडियोलॉजी से आ सकते हैं, मोटिवेशन से आ सकते हैं, परसेप्शंस, वैल्यूज से आ सकते हैं। इनकी वजह से जो है व्यक्ति का स्वभाव अगर वो सही ढंग से होंगे, अगर ये बिलीफ्स, आइडियोलॉजी, मोटिवेशन, परसेप्शन, वैल्यूज ये चीजें अगर सकारात्मक ढंग से अगर होगी, तो बट ऑब्वियस है कि व्यक्ति सकारात्मक रहेगा, वो आक्रामक नहीं रहेगा। लेकिन वो अगर नकारात्मक ढंग से आती है, आक्रामक तरीके से ये उसकी बिलीफ सिस्टम्स उसको मोटिवेट करती है, आइडियोलॉजी मोटिवेट करती है, मोटिवेशन, परसेप्शन, वैल्यूज मोटिवेट करते हैं, बट नेचुरली है कि वो आक्रामक बनेगा। तो ये साइकोलॉजिकल कंडीशंस है, वो समाज में ही बनेगी, ऐसा ये साइकोलॉजिकल एंड सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरिस्ट का मानना है। And according to psychoanalysts, unfulfilled psychological needs could incite humans to violence via the instinctive impulse. तो psychoanalysts का यह भी मानना है कि किसी व्यक्ति की कुछ इच्छाएं हैं, अनफुलफिल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स, कुछ इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति अगर नहीं होती है, तब भी उस व्यक्ति का स्वभाव आक्रामक बन सकता है। तो कभी-कभी हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति पागल होते हैं, तो कुछ लोग पागल होकर के वो बहुत ज़्यादा आक्रामक बनते हैं। तो उनकी कुछ अनफुलफिल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, जिनका फुलफिलमेंट नहीं होता है, जिसके कारण वह जो है वो वायलेंट बनते हैं, और वो इंस्टिंक्टिव इम्पल्सेस के इन इम्पल्सेस के पैट्रोनेज में रहते हैं, या फिर उसके प्रभाव में रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू psychoanalysts, unfulfilled psychological needs could incite humans to violence via the instinctive impulse. Now, the socio-psychological theories focus on processes of group formation and differentiation. Groups try to differentiate themselves from the others, and in this process, misconceptions or misperceptions, stereotyping, and dehumanization play a role, which in turn could lead to violent conflict. So, ये सोशियो साइकोलॉजिस्ट जो सोशियो साइकोलॉजी के सिद्धांत को मानने वाले जो सैद्धांतिक हैं, सोशियो साइकोलॉजिस्ट थ्योरिस्ट है, उनका फोकस है वो प्रोसेसेस पे फोकस करते हैं। ग्रुप फॉर्मेशन, व्यक्ति कैसे व्यक्तियों के समूह कैसे बनते हैं, और वह एक समूह दूसरे समूह से अपने आप को अलग कैसे करता है, वो एक समूह दूसरे समूह से अपने आप को अलग कैसे मान लेता है। भारत के संदर्भ में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जाति व्यवस्था जो है, हम एक जाति के हैं, कोई दूसरे जाति का है, कोई उच्च जाति का है तथाकथित, और कुछ नीच जाति का है तथाकथित। ये जो ग्रुप फॉर्मेशन हुआ है जातियों के बीच में, यह जो है इसकी वजह से जो है व्यक्ति क्या करता है कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस जाति समूह का हूँ, और कोई व्यक्ति दूसरे जाति समूह का है। तो ये ग्रुप का फॉर्मेशन, तो इस ग्रुप के प्रति मैं अगर मेरी जाति से संबंधित हूँ और मुझे जातिगत भावनाएँ मेरे मन में घर करके बैठी हुई हैं, तो होगा यूँ कि मैं अपने जाति को अपनी मानूँगा और दूसरी जातियों को मैं पराया मानूँगा, उनके प्रति बैर भाव रखूँगा। And similarly, groups try to differentiate themselves from the others, and in this process, misperceptions, stereotyping, and dehumanization play a role, which in turn could lead to violent conflict. का मतलब यहाँ हुआ कि जब व्यक्ति एक ग्रुप को अपना मानता है, दूसरे ग्रुप को पराया मानता है, ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस जब उसके मन में घर करके बैठती है, या भावना उसके मन में घर करके बैठती है, तब वह व्यक्ति जो है अपने आप को अन्य ग्रुप से अलग मानता है, और जिसकी वजह से जो है उस समुदाय के प्रति, उस ग्रुप के प्रति मिसपरसेप्शन, मतलब गैर भावनाएं निर्माण हो सकती है, बैर भावना निर्माण हो सकती है। उसके मन में जेलसी, उसके प्रति, उस दूसरे ग्रुप के प्रति जेलसी हो सकती है। स्टीरियोटाइपिंग मतलब ये ऐसे ही होते हैं, जैसे कई लोगों को हमने कहते हुए सुना होगा कि ये तो नीच जाति के लोग हैं, ये तो ऐसे ही करेंगे, और ये जो स्टीरियोटाइपिंग होती है, तो उनको इस जाति का है इसलिए वो इसी प्रकार से होगा, ये कहने की प्रक्रिया है। या फिर ब्रिटिशों के समय में कुछ जनजाति समुदायों को, कुछ जो नोमैडिक ट्राइब्स से संबंधित लोग थे या ट्राइबल कम्युनिटी से लोग थे, उनको जन्म के साथ ही उनको क्रिमिनल ट्राइब्स, मतलब वो क्रिमिनल उनका कैरेक्टर है ये घोषित कर देते, तो उसको हम कहेंगे स्टीरियोटाइपिंग एंड डीह्यूमनाइजेशन
उस व्यक्ति को डिह्यूमनाइज करना, उस व्यक्ति को व्यक्ति होने के अधिकार को ही नकारना, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है और इसकी वजह से जो है समाज में संघर्ष की परिस्थिति का उद्भव होता है। Again, the socio-psychological theories focus on processes of group formation and differentiation. So what does that mean? Groups try to differentiate themselves from the other group. And in this process, there the misperceptions, stereotyping, and dehumanization comes in play, and that starts playing role in the society. And as a result of that, it leads to the creation of the conflict in the society. That is what we need to remember. Now, ये हुई सोशियो साइकोलॉजिकल एंड सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरीज जिसे हम नर्चर के डिबेट में रख सकते हैं। जो शुरुआत में हमने नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट की जो थ्योरीज का दो गुट्स हमने बनाए थे, जो पहला गुट मैंने जो बायोलॉजिकल एंड सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरीज है वो पहले ग्रुप में आ जाएंगी, जहां पर नेचर की स्कूल ऑफ थॉट को वो मानने वाले हैं, और ये साइकोलॉजिकल एंड सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो है इनको हम नर्चर के डिबेट में हम रखेंगे। अब ये सोशल स्ट्रक्चरल थ्योरीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा मैंने क्लास में कई बार की है। जॉन गैलेटन जो फादर ऑफ पीस स्टडीज जिन्हें माना जाता है, उन्होंने जो स्ट्रक्चरल वायलेंस की बात कही है और उसको मैंने एट लेंथ मैंने क्लास में बात रखी है। लेकिन अगेन लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो स्ट्रक्चरल वायलेंस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंट इन सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस कॉज स्ट्रक्चरल वायलेंस। ये सोशल स्ट्रक्चरल वायलेंस थ्योरी जो है, या इसको हम हिंदी में कहेंगे कि सामाजिक संरचनाओं में निहित जो हिंसा है उसका सिद्धांत, सामाजिक संरचनाओं में निहित या सामाजिक संरचनाओं में व्याप्त संघर्ष का सिद्धांत जो है वह यह मानता है कि जो सामाजिक संरचनाएं है वह गैर बराबरी की है, और इन सामाजिक संरचनाओं में ही जो है कॉन्फ्लिक्ट निहित है, संघर्ष होता है। इसीलिए वह जो संघर्ष है वो संरचनाओं में दिखता है, या सामाजिक या सांस्कृतिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है, सामाजिक या सांस्कृतिक या राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में भी इस प्रकार का जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है, संरचनात्मक हिंसा जो है वह दिखाई देती है। जॉन गैलेटुंग, उन्होंने ये जो डायरेक्ट वायलेंस, या डायरेक्ट या ओवर्ट वायलेंस जिसे कहते हैं, वह वायलेंस, इनडायरेक्ट वायलेंस और स्ट्रक्चरल वायलेंस, इन तीनों भी वायलेंसेस का उन्होंने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। डायरेक्ट वायलेंस मतलब कोई किसी को चाकू से मार रहा है, उसको देख रहे हैं हम, वो डायरेक्ट वायलेंस हो जाएगा। इनडायरेक्ट वायलेंस का मतलब, या इनडायरेक्ट वायलेंस और स्ट्रक्चरल वायलेंस जिसे हम कहते हैं, कि वह वायलेंस दिखाई नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई गरीब का लड़का है, बहुत मेधावी है, बहुत टैलेंटेड है, और उसमें आईआईटी ज्वाइन करने की क्षमता है, लेकिन उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, कोचिंग नहीं मिल पाई, इसलिए वह सिर्फ प्लेन बीएससी में एडमिशन लेकर रह गया, और आगे चल करके वो सिर्फ क्लरिकल जॉब पाया उसने। तो वह जो है, ये स्ट्रक्चर में वायलेंस है, उस व्यक्ति के प्रति वायलेंस हुई है, क्योंकि उस व्यक्ति की क्षमता जो थी एक अच्छा इंजीनियर बनने की थी, उस व्यक्ति की क्षमता जो इसरो जैसे संस्थाओं में काम करने की क्षमता थी, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से जो सामाजिक संरचनाओं में एक हिंसा है, उसकी वजह से जो है वह व्यक्ति एक क्लार्क बन के रह गया। ये भी एक प्रकार की हिंसा है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह हिंसा है। जाति के फॉर्म में भारत के संदर्भ में जो जातियां, जिनको हम तथाकथित निम्न जातियां कहते हैं, उन जातियों के लोगों को लेकर के कुछ उदाहरण हमने सुने होंगे, कि कोई घोड़ी पे बैठ रहा है उसकी शादी में, तो वह दलित समाज से होने के कारण वो घोड़ी पे कैसे बैठ सकता है। इस बात को लेकर के ये जो अपर कास्ट जिन्हें कहते हैं, या तथाकथित सो कॉल्ड अपर कास्ट जो लोग हैं, वो आहत हो गए और उस पर उसकी उसने पिटाई की। और इसी प्रकार की जो कल्चरल मतलब कल्चर्स जो है, हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति में भी वायलेंस होता है। तो जॉन गैलेटुंग ने डायरेक्ट वायलेंस जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, इनडायरेक्ट वायलेंस जो, या स्ट्रक्चरल वायलेंस जो सामाजिक संरचनाओं में वायलेंस है, व्यक्ति को उसकी फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने से रोकती है ये सोशल स्ट्रक्चर्स,
तो वह वायलेंस सोशल स्ट्रक्चर्स में निहित है और कल्चरल एस्पेक्ट्स में भी इस प्रकार की वायलेंस हो सकती है। ये 3 प्रकार के वायलेंसेस का उन्होंने बड़े विस्तार से उस पर बहुत बड़ा काम किया है। उसमें उन्होंने बड़े विस्तार पर अनेक सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, अनेक भाषण भी दिए हैं उन्होंने। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में है जो रिसोर्स थ्योरी। रिसोर्स थ्योरी जो है, ये अगेन ये नर्चर डिबेट की सारी थ्योरीज है। रिसोर्स थ्योरी मतलब संसाधनों को लेकर के जो संघर्ष की परिस्थिति निर्माण होती है, उसका सिद्धांत हम कह सकते हैं संसाधन से संबंधित सिद्धांत। तो ये संसाधन से संबंधित सिद्धांत यह मानता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज caused when one party wants the resources that the other has or when the two or more parties want the same resource। अब ये संसाधनों से संबंधित सिद्धांत मतलब जब एक व्यक्ति अब दूसरे व्यक्ति के पास जो संसाधन है, दूसरे व्यक्ति के पास जो चीजें है वह चाहता है और उसे जबरदस्ती की से पाने की कोशिश करता है, या ऐसा एक व्यक्ति समूह है या व्यक्ति है कि जो एक ही चीज जो है, अब एक वस्तु है, उसको दो व्यक्ति पाना चाह रहे हैं या दो से अधिक व्यक्ति पाना चाह रहे हैं, तो उसमें कंपटीशन तो होगी उन लोगों के बीच में, और वह कंपटीशन जो है आगे चल करके तनाव में परिवर्तित होगी और फिर वो आक्रामकता में परिवर्तित होगी और वह आगे चल करके एक वाइड स्प्रेड वायलेंस, वो हिंसा में भी परिवर्तित होगी। तो ये रिसोर्स थ्योरी जो है, इट बिलीव्स conflict is caused when one party wants the resources the other one has or when the two or more parties want the same resource। that is the resource theory। जो ह्यूमन नीड्स थ्योरी की बात मैंने जॉन बर्टन के संदर्भ में जब मैंने कहा था, ह्यूमन नीड्स की जो थ्योरी है जॉन बर्टन, टू एन एक्सटेंट उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में बात की है, लेकिन आगे चल करके उन्होंने दूसरी भी बात की है। तो इसको भी हम समझने की आवश्यकता है। ह्यूमन नीड्स की जो थ्योरी है, John Burton says that human beings have certain basic or universal human needs. When those needs are not met or remain unsatisfied, it can lead to conflict। तो जॉन बर्टन ने इस ह्यूमन नीड्स के सिद्धांत में यह भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, और वो साइकोलॉजिकल साइको एनालिस्ट जो कहते हैं, जो अकॉर्डिंग टू, मैंने यहाँ पर ये पॉइंट में जो हमने चर्चा की थी कि अकॉर्डिंग टू साइको एनालिस्ट अनफुलफिल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स पुट इनसाइड ह्यूमंस टू वायलेंस विया द इंस्टिंक्टिव इम्पल्स। तो ऐसी कुछ अपरिपूर्ण रही हुई ऐसी बहुत सारी इच्छाएं जो है, उन इच्छाओं के कारण भी व्यक्ति का स्वभाव जो है आक्रामक हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देने वाला हो सकता है। ये जो ह्यूमन नीड्स की थ्योरी जॉन बर्टन ने जो रखी है, वह भी वही कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैव सर्टेन बेसिक और यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स। कुछ बेसिक आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं उनकी, और उन आवश्यकताओं की अगर पूर्ति ना हो तो, और व्यक्ति अगर अनसैटिस्फाइड रहे, तो उससे संघर्ष की परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। तो ये हुआ हमने जो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट की जो थ्योरीज और बहुत सारी थ्योरीज की हमने चर्चा की। अब आपको अगर सवाल इस प्रकार से भी कई बार ये सवाल आया हुआ है आपके एग्जाम में कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद बाय एक्सप्लेनिंग वेरियस थ्योरीज। तो ये सारी थ्योरीज जो है, ये सारे सिद्धांत जो है उसमें आने चाहिए। फिर भी आप जब भी कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित जब भी कोई आंसर लिखेंगे, वहां पर आप निश्चित तौर पर इन सब थ्योरीज के बारे में आपको लिखना होगा। सारी की सारी थ्योरीज आप ना भी लिख पाए, तो जो थ्योरीज आप लिख सकते हैं उन थ्योरीज का जिक्र आप अपने आंसर में जरूर करें। नाउ, अब सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के क्या सोर्सेस है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। क्या माध्यम है, किन वजहों से किन कारणों से कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष निर्माण होता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो सिलेबस है उसमें वेरियस डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहा गया है। उसमें जो है आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है, पावर शेयरिंग से संबंधित डायमेंशन है, और सोशियो कल्चरल डायमेंशन है। ये सारे डायमेंशंस जो है, ये सोर्सेस और वो डायमेंशन समान है। तो जो भी डायमेंशंस को लेकर के सवाल आएगा कि एक्सप्लेन वेरियस डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के अनेक सारे पहलुओं का वर्णन करें, ऐसा अगर कहते हैं तो इन अब जो अब चर्चा करेंगे वही आंसर आपको लिखना होगा। या उसी साथ में अगर वो कहते हैं कि एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तब भी यही आंसर लिखना होगा। तो उसके पहले, सोर्सेस की चर्चा करने के पहले,
उसके कारण क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तो इमीडिएट कारण होते हैं, जो बिल्कुल तत्काल स्वरूप के कारण होते हैं, और कुछ जो होते हैं दीर्घकालीन व्यवस्थाओं में ही वो कारण जो है वो निहित होते हैं। जो तत्काल कारण होते हैं उनको हम कहेंगे प्रॉक्सिमेट कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इन प्रॉक्सिमेट कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में या तत्काल स्वरूप के कॉन्फ्लिक्ट संघर्षों में यह वह इवेंट्स है, दोज इवेंट्स व्हिच मे ट्रिगर वायलेंस। फॉर एग्जांपल, द assassination of Archduke Ferdinand of Austria in June 1914, which was the immediate cause of the beginning of the First World War. तो जो तत्काल कारण होते हैं, तत्काल कारणों में कि कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से भावनाएं बहुत आहत हुई, टेंशन बहुत बढ़ गया, एंड हमने जो शुरुआत में ये जो इंटेंसिटी, 5 लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बताया था हमने, कि वह जो अचानक ऐसी कुछ घटना घटी, तो वो जो स्टेबल पीस थी वो फिर अचानक वो अनस्टेबल पीस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अनस्टेबल पीस फिर ओपन कॉन्फ्लिक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फिर ओपन कॉन्फ्लिक्ट फिर क्राइसिस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और वो क्राइसिस जो है वॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, एक दिन में भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में हमने जब भी पढ़ा होगा, उसके कारणों की अनेक सारी जो मीमांसा होती है, उनमें से ये जो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, फर्डिनांड जो नाम था उनका, उनकी जो हत्या है बोस्निया की कैपिटल सिटी सराजेवो में 1914 में की गई थी। ये इमीडिएट कारण था, वो ठिनगी जो कहते हैं, वो चिंगारी तब भड़की थी, भड़की भड़की थी प्रथम विश्व युद्ध की, और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये तत्काल कारण। जो अंडरलाइंग कॉजेस की जब हम चर्चा करते हैं, तो अंडरलाइंग कॉजेस आर द फंडामेंटल एंड लॉन्ग टर्म कॉजेस व्हिच क्रिएट कंडीशंस इन व्हिच इमीडिएट ट्रिगर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकर। तो अंडरलाइंग कॉजेस वह होते हैं कि एक लंबे समय तक एक प्रकार से जो निराशा, फ्रस्ट्रेशन, उसमें कह सकते हैं कि असंतुष्टता जो है समाज में छाई हुई है, सोशल कंडीशंस में है, सोशल स्ट्रक्चर्स में है, और फिर बाद में यह मतलब वह कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, वो स्टेबल पीस नहीं है, वो अनस्टेबल पीस है। और फिर ऐसी अचानक कोई घटना घटती है, और फिर बाद में वो होता है कि कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाती है, संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। अब जो डायमेंशंस की मैंने बात की, देयर आर सो मेनी डायमेंशंस, सो दैट वी नीड टू डिस्कस, वी विल डिस्कस देम हियर। तो यहाँ पर मैंने जो हेडिंग में लिखा है डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वन एंड द सेम थिंग। डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों भी समान बातें हैं। कॉन्फ्लिक्ट के पहलू या कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम जो होते हैं वो समान चीज है। अब पहली बात तो जो हमारे सिलेबस में दिया है कि इकोनॉमिक रिसोर्स शेयरिंग, जो आर्थिक स्वरूप के आर्थिक जो कारण होते हैं या आर्थिक पहलू होते हैं, उसके वजह से भी अनेक सारे संघर्षों का निर्माण होता है समाज में, संघर्षों का जन्म होता है। So historically, many wars have been fought over the possession or control of vital resources, for example, water, arable land, gold and silver, diamonds, copper and petroleum. ये हम अगर पूरी इतिहास का अगर हम मुआयना करने की कोशिश करें, if we try to the look at some of the wars and the development since historical times, since time immemorial अगर हम देखने की कोशिश करें, so we will realize that the wars have been fought over the possession or control of vital resources, संसाधनों पर कब्जा बनाने के लिए। वह संसाधन पानी से संबंधित, पानी नदियां हो सकती है, या जो समंदर होते हैं उन पर अपना कब्जा बनाने के लिए हो सकता है। जमीन, एरेबल लैंड, जमीन के लिए संघर्ष हुए हैं। सोना मतलब जहां पर सोने की खदानें हैं, सिल्वर, डायमंड्स, कॉपर, पेट्रोलियम मतलब ये जो नेचुरल ऑयल है, पेट्रोल, डीजल, ये रॉकेल, इन सब चीजों को लेकर के भी, इन रिसोर्सेस को लेकर के युद्ध देशों के बीच में हुए हैं। सो conflict over resources figured prominently in the inter-imperial wars of the 16th, 17th, 18th and 19th century and laid the ground for the World War One। देखिए, अगर हम इस रिसोर्सेस को लेकर के, संसाधनों को लेकर के जो युद्ध हुए या संघर्ष हुए उसकी जब चर्चा करेंगे, तो इसकी बड़ी हिस्ट्री है। और आधुनिक समय भी अगर हम मान लें, तो 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी या 19वीं सदी में ये जो यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद
इनमें जो रिसोर्सेस को कब्जा विश्व के विविध हिस्सों में जाकर के वहां के संसाधनों पर कब्जा बनाने की जो यूरोप यूरोप के देशों में जो होड़ लगी, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, नेदरलैंड्स, जर्मनी, इन सब देशों के बीच में, बेल्जियम, इन सब देशों के बीच में जो होड़ लगी, ये 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी में, इन शताब्दियों में जब होड़ लगी, तो इनमें सतत युद्ध होते रहे हैं। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में सतत युद्ध होते रहे हैं, और अन्य देशों के बीच में भी युद्ध होते रहे हैं। और इनका एकत्रित परिणाम जो है वो वर्ल्ड वॉर वन में हुआ, और वह बहुत ज्यादा विनाशकारी था। तो ये रिसोर्सेस को लेकर के, संसाधनों को लेकर के युद्ध है, संघर्ष है। An acute shortage of arable land and fresh water seems to have been significant factor in several conflicts, including those in Chiapas, Rwanda and Zimbabwe. अब देखो कि जमीन और पानी, जमीन और पानी, इन दो चीजों को, इन दो संसाधनों को लेकर के अनेक युद्ध, अनेक विविध देश के, विश्व के विविध हिस्सों में हुए हैं। इसमें चियापास नाम का जो देश है, रवांडा में जो युद्ध हुआ है, और जिम्बाब्वे में जो युद्ध हुए हैं, ये सारे जमीन और पानी को लेकर के है। अब हम मानते तो है कि पृथ्वी का जो 1/4 या 2/3 जो है, 1/4 जो है, मतलब 71% ऑफ वाटर एंड देन 29% ऑफ लैंड हम कहते, तो मतलब इतनी बड़ी, इतना बड़ा पानी है, तो पानी की क्या समस्या है। लेकिन जो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी किल्लत है, उसकी स्केर्सिटी है, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। और आने वाले बहुत सारे जो जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के या सिक्योरिटी स्टडीज पर अध्ययन करने वाले बहुत सारे जो अध्येता है, उनका यह मानना है कि आने वाले समय में देशों के बीच में जो युद्ध होगा, ये पानी को लेकर के युद्ध होगा, और उसकी बहुत सारी परिस्थितियां दिखाई देती है। उसकी जैसे आगे हम चर्चा करेंगे, तो उसकी चर्चा आगे आती जाएगी। सो कंपटीशन ओवर द कंट्रोल ऑफ वैल्यूएबल ऑयल सप्लाईज, एक तो पानी को, मतलब अभी जो हमने कहा था, एरेबल लैंड एंड फ्रेश वाटर, मतलब जहां पर जमीन की जा सकती है ऐसी जमीन, और फ्रेश वाटर जो पीने लायक पानी जो है, इन चीजों को लेकर के युद्ध अनेक देशों में हुआ है। इसी के साथ में ये महत्वपूर्ण घटना है कि कंपटीशन ओवर द कंट्रोल ऑफ वैल्यूएबल ऑयल सप्लाईज एंड पाइपलाइन रूट्स has emerged as particularly acute source of conflict in the 21st century। ये जो ऑयल को लेकर के जो है, ऑयल एक्सट्रैक्शन, मतलब ये पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, ये जो आवश्यक वस्तु, ये जो है अनेक सारी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, अनेक सारे व्हीकल्स को मूवेबल रखने के लिए इनकी आवश्यकता है। और इसी के साथ में जो पाइपलाइन, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम टैंकर में भर करके रशिया से तेल ला रहे हैं, या हम टैंकर में भर करके सऊदी अरेबिया से या फिर कतार से या अबू धाबी से तेल ला रहे हैं। ऐसी तो बात है नहीं, हमें वो पाइपलाइन के माध्यम से लाना पड़ता है। अभी जो रशिया और यूक्रेन के समय में जो अ, रशिया के रशिया से होकर के, यूक्रेन से होकर के यूरोप में जो है पाइपलाइन जो लगी थी, जाती थी, रशिया अपना ऑयल जो है उस पाइपलाइन के माध्यम से यूरोपियन देशों को सप्लाई करता था, उसको लेकर के भी अनेक सारे विवाद हुए थे। तो competition over the control of valuable oil supplies and pipeline routes has emerged as a particularly acute source of conflict in the 21st century। तो ये जो ऑयल है और उस ऑयल के सप्लाई को लेकर के जो पाइपलाइन की जो रूट्स है, इन चीजों को लेकर के भी बहुत बड़ा संघर्ष जो है अनेक देशों में अभी व्याप्त है। ये समझने की आवश्यकता है। सो बहुत सारे स्कॉलर्स का यह भी मानना है, मेनी एनालिस्ट also believe that competition for oil was a factor in 1991 Persian Gulf conflict and in 2003 US invasion of Iraq। तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अध्येता जो है, जो थ्योरिस्ट है, उसके एनालिस्ट है, विश्लेषक है, उनका यह मानना है कि 1991 में जो पर्शियन गल्फ कॉन्फ्लिक्ट जिसे कहा जाता है, जिसमें इराक और कुवैत के बीच में युद्ध हुआ था, और कुवैत की ओर से फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है इराक पर बॉम्बिंग की थी, और अनेक सारे मिलिट्री और इकोनॉमिक सैंक्शंस, मतलब प्रतिबंध लादे थे,
वह जो है वो ऑयल को लेकर ही वह युद्ध हुआ था, ये मानते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स। एंड सिमिलरली 2003 में इराक पर यूएस ने जो आक्रमण किया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय में, और सद्दाम हुसैन को पकड़ करके सद्दाम हुसैन को सत्ता से नीचे गिराया गया और उन्हें फांसी पर टंगाया गया, वह भी जो हुआ था वह भी इन इन ऑयल की ये जो ऑयल है, ये तेल को लेकर के जो प्रतिस्पर्धा है, इसी के कारण हुआ था, ऐसा बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है। नाउ वाटर एज अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मैंने कहा था अभी इसकी पानी जो है, पीने लायक जो पानी है उसको लेकर के जो संघर्ष की परिस्थिति है, उसकी चर्चा जो हमने शुरुआत में थोड़ी सी की थी, थोड़ा विस्तार से भी उसकी चर्चा करते हैं। अब देखना कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट के अनुसार 1.1 बिलियन पीपल लिव विदाउट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। 1.1 बिलियन पीपल जिनको पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है। एंड उन्होंने ये कहा है 3,900 चिल्ड्रन डाई एवरी डे फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीजेस। ये शुद्ध पानी ना होने के कारण, अशुद्ध और ये प्रदूषित पानी पीने के कारण जो है प्रतिदिन 3,900 इतने बच्चे जो है प्रतिदिन मरते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। In similar ways, violent conflicts over water resources have broken out in countries as diverse as China, Ethiopia, भारत, इंडिया, केन्या एंड यमन। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि पानी को लेकर के चाइना में भी युद्ध हुआ है। अब देखो कि चाइना ने अपनी पानी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चीन पर कब्जा बनाया। 1959 में कब्जा बना लिया है, और चीन से होकर ही ये जो ब्रह्मपुत्रा और होयांग हो या यांगत्से, इस प्रकार की जो अनेक सारी जो नदियां हैं, तिबेट से उनका उगम होता है, ओरिजिन उनका तिबेट में है। अब तिबेट पर जिसका कब्जा है, वो पानी के ओरिजिन पर ही कब्जा है। तो चाइना जो है अनेक सारी नदियों पर बहुत बड़े बड़े डैम बना रहा है, और जो लो रिपेरियन स्टेट्स, मतलब जो नीचे जो है, जब जो राज्य है, लो रिपेरियन स्टेट्स है, उनको पानी को ब्लॉक कर रहा है, उनको पानी नहीं जाएगा, ऐसी व्यवस्था कर रहा है। जैसे भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में अगर हम देखें, तो ये जो सिंधु नदी जो है, सिंधु, रावी, चिनाब, सतलज, रावी, ये नदियां जो है, ये नदियां एक तो हिमाचल में, या फिर बहुत बहुत सारी नदियां जो है वो लद्दाख लद्दाख में जो है, हिमाचल रीजन से, वहां से वे उगम होता है, उनका उनका ओरिजिन होता है, और वो बहते हुए पाकिस्तान को जाती है। तो हमारे यहाँ पर ये इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से भी हमने 20% ऑफ वाटर भारत इस्तेमाल करेगा, और 80% ऑफ वाटर जो है वो पाकिस्तान में जाएगा। इस प्रकार की वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट है, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो हम पानी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर बड़े बड़े डैम्स बनाएगा, जो तिबेट से होकर के जो बहने वाली नदियां है, तिबेट से उगम होकर के जो बहने वाली नदियां है, उन पर बड़े बड़े डैम अगर चाइना बना लेता है, तो मुश्किल ये होगा कि बहुत सारे जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स है, मतलब जहाँ जो दूर बसे हुए जो देश है, जहाँ पर पानी नदी से होकर के बहता बहता उन देशों में भी जाता है, उन देशों को पानी मिलेगा ही नहीं। तो क्या होगा? तो फिर युद्ध की परिस्थिति निर्माण होगी। सो violent conflicts over water resources have broken out in countries as diverse as China, इथियोपिया में भी इस प्रकार के युद्ध हुए। भारत में मैंने अक्सर क्लास में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी वाटर डिस्प्यूट की बात मैंने की है। केन्या में और यमन, इन सब देशों में भी जो है पानी को लेकर के संघर्ष निर्माण हुआ था। और इसी के साथ में अगर हम देखें, डार्फुर रीजन ऑफ सूडान, सूडान में जो डार्फुर नाम का जो एरिया है, वहां पर भी जो है ये पानी के किल्लत को लेकर के, वाटर शॉर्टेज को लेकर ही जो है उनके बीच में एक संघर्ष है। Further, bodies of water such as oceans, seas, lakes, and rivers can also be linked to conflict due to their roles in transportation, development, and culture. ये जो ओशंस मतलब महासागर है, समुद्र है, समुद्र है, लेक्स मतलब लेक्स है, मतलब तालाब है, बड़े तालाब, एंड रिवर्स, इनके इनका उपयोग जो है, एक तो वो पीने के पानी के लिए भी हो सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हो सकता है। जैसे मोदी सरकार में अभी गंगा नदी के माध्यम से
जो वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन जो है बनारस से लेकर के सीधे कोलकाता के बीच में ये ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई, ये नदी के माध्यम से की गई। सिमिलरली अगर हम देखेंगे समुद्र और महासागर में बहुत सारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑयल का, और बड़े हेवी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जहाज के माध्यम से जो जाते हैं। शिपिंग शिप्स जो होती है, बड़ी सारी जो ओशियानिक शिप्स जिसे हम कहते हैं। सो फॉर द वाटर बॉडीज और फॉर द बॉडीज ऑफ वाटर सच एज ओशंस, seas, lakes, and rivers can also be linked to conflict due to their roles in transportation, development, and culture. ये सब चीजों में ये जो ओशंस है, सीज, लेक्स एंड रिवर्स, इनका रोल ट्रांसपोर्टेशन में है, किसी भी देश या समाज के विकास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और साथ ही में कल्चरल एस्पेक्ट्स भी है, जैसे माँ, हम गंगा को माँ गंगा कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक अपने इंटरव्यू में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने गोद लिया है, आई एम अडॉप्टेड बाय माँ गंगा, मदर गंगा। तो ये कल्चरल एस्पेक्ट्स भी है, उसको बहुत ज्यादा महत्व है। उसमें कुछ गड़बड़ियां हो जाए तो इससे कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष की परिस्थिति निर्माण होती है। Then a population's dependence on sources of income within bodies of water such as fisheries and offshore oil fields can lead to conflict। तो देखो कि किसी भी समाज का या देश का वाटर बॉडीज जो होती है उसमें जो मच्छीमारी की जाती है, वो जो अनाज, अन्न का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, फिशरीज, मच्छी। और साथ ही में जैसे भारत का जो दिग्बोई हुई या फिर मुंबई के नजदीक में जहां पर ये ऑयल रिफाइनरी है, वो समुद्र के अंदर है। तो इन चीजों के लिए भी समुद्र मतलब पानी का महत्व है, और इसलिए भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देश हर संभव कोशिश करते हैं। उन संसाधनों पर कोई देश अगर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करता है, तब जा करके एक संघर्ष की परिस्थिति दो देशों के बीच में जनरली निर्माण हो सकती है। अब जैसे साउथ चाइना जो वाटर डिस्प्यूट, साउथ चाइना डिस्प्यूट जो है, कि इसी वजह से जो है चाइना साउथ चाइना पर अपना कब्जा बनाना चाहता है, फिलीपींस अपना कब्जा चाहता है, जापान अपना कब्जा चाहता है। और इन चीजों को लेकर के वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति है साउथ चाइना सी में। तो ये बात जो है हमें ध्यान में रखना है जब भी हम वाटर रिसोर्सेज को लेकर के संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट की जब बात करेंगे। इन सारे उदाहरणों का जो जिक्र है अपने आंसर में आना आवश्यक है। एंड सिमिलरली अब इसके एग्जाम्पल ये भी है कि disputes over fishing led to the Cold Wars between Britain and Iceland in 1950 and 1970s। ब्रिटेन और आइसलैंड के बीच में जो है 1950 और 1970 के दशक में जो है ये फिशिंग को लेकर के बड़ा एक संघर्ष की परिस्थिति निर्माण हुई थी। कोल्ड वॉर जैसी परिस्थिति वो दो देशों के बीच में निर्माण हुई। नाउ कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड रिसोर्सेस, अभी तक हमने जो कहा कि ये वाटर रिसोर्सेस हुआ, अब लैंड रिसोर्सेस। लैंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जैसे जैसे मानव समाज बढ़ रहा है, मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले दिनों में ये बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि नेटिलिटी रेट मतलब बर्थ रेट जो है वो बढ़ रहा है, एंड द डेथ रेट इज गोइंग डाउन, एंड इन सच अ सिचुएशन there is a need of the land. So, because of population growth and environmental degradation, land that can be used for personal, industrial, or agricultural purposes is becoming increasingly scarce। इसका मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ रही है, एनवायरनमेंट का जो जिस प्रकार से हम नुकसान कर रहे हैं, पर्यावरण की जिस प्रकार से हानि हो रही है, जिसके कारण जो है व्यक्तिगत उपयोग के लिए मतलब खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए मतलब इंडस्ट्री शुरू करने के लिए, या एग्रीकल्चर करने के लिए, ये जो जमीन जो है वो जमीन सिकुड़ती जा रही है, जमीन का आकार कम होता जा रहा है, और इसकी वजह से अनेक प्रकार के संघर्षात्मक परिस्थितियों का निर्माण देशों के बीच में, समाजों के बीच में और वैश्विक स्तर पे भी हो रहा है। Possession of land results in access to many other resources such as minerals, timber, and animals, and the land therefore often holds high economic value। जब किसी भी देश या समाज के या व्यक्ति के पास जब जमीन होती है, तब एक तो उसमें जो है
प्राणियों के चराने की भी व्यवस्था होती है। उसी के साथ में जो है व्यापक स्तर पे अगर हम देखें तो उस जमीन पे जो है मिनरल्स होते हैं, खनिज संपदा होती है वहां पर, जो उससे फिर बाद में जो माइनिंग होती है, खनिज होते हैं। टिम्बर मतलब वो जो जलाऊ जलाऊ लकड़ी जो होती है जलाने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए हो सकता है, या उसका हम ईंधन के एक फ्यूल के रूप में भी उसका टिम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब टिम्बर मतलब लकड़ी, एनिमल्स प्राणियों को चराने के लिए, जो पालतू जानवर चराने के लिए। एंड देयरफॉर लैंड होल्ड्स हाई इकोनॉमिक वैल्यू, इसलिए जमीन के भाव, जमीन का जो आर्थिक मूल्य है बहुत बड़ा है। और जो शहरों में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, उनको तो पता ही है कि जमीन का क्या मूल्य है, जमीन खरीदना कितना डिफिकल्ट चीज है। सामान्य व्यक्ति जमीन खरीद के घर शहरों में बनाना असंभव है, दैट वी नो। So traditionally, most wars have been fought over control of the land. For example, ये जो बहुत सारे जो वॉर्स है, युद्ध जो है वो संघर्ष हुए हैं, वो जमीन पर कब्जे को लेकर ही हुए हैं। जैसे इक्वेडर और पेरू के बीच में जो युद्ध हुआ था, इक्वेडर एंड पेरू हैव फॉट सेवरल वॉर्स ओवर द डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स। बॉर्डर्स को लेकर के जो उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स है, संघर्ष है, उसको लेकर के अनेक युद्ध उन्होंने किए हैं। एंड इन सिमिलर वेज कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में 1948, 1965, 1972, 1999, 1999 में और सतत ये दोनों भी देशों के बीच में संघर्ष चल ही रहा है। हाल ही के दिनों में भारत और चाइना के बीच में और दोनों भी देशों के सैनिकों के बीच में जो गलवान में झड़प हुई थी, वह भी वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर ही हुई है। And similarly, besides violent conflicts over land has occurred in East Timor, Kosovo, Rwanda and Tajikistan. इन सब देशों के उदाहरण भी जो है लैंड को लेकर के, ये जो जमीन, इस संसाधन को लेकर के देशों के बीच में जो युद्ध है, उसका जिक्र ये इन सब देशों का आना चाहिए, इन सब एग्जाम्पल्स का आना चाहिए, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। नाउ कॉन्फ्लिक्ट ओवर टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी जो है, उस पर जो संघर्ष है। So timber functions primarily as a source of income. As is the case with water, timber is an increasingly scarce resource. Timber जो है उसका भी आर्थिक मूल्य अत्यंत बड़ा है। और जैसे हमने वाटर के पानी के बारे में कहा, जैसे पानी का जो संसाधन है वो कम हो रहा है, उसी प्रकार से टिम्बर भी जो है वो बहुत कम हो रहा है, क्योंकि अभी इतने सारी वृक्ष जो जंगलों की कटाई हुई है, जंगल तोड़ हुई है, और जिसकी वजह से जो है वृक्षों को तोड़ा गया है, जिसके वजह से अभी टिम्बर स्केर्स रिसोर्स बनता जा रहा है। Although forests cover 30% of the world's land area, 46% of the old growth forests have already been destroyed. आज अगर हम ये कहा जाता है कि 30% ऑफ द जो विश्व का 30% हिस्सा जो है फॉरेस्ट कवर है, उसमें उसमें अमेज़न वगैरह की बातें हो जाती है। लेकिन जो पुराने जो जंगल है, उनमें से 46% जंगलों को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय किया गया है। मानव की जो ग्रीड है, लालच है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई है, और जिसके वजह से ये जो टिम्बर, यह जो रिसोर्स है, वो उसकी स्केर्सिटी बड़े पैमाने पे दिखाई देती है। As a commodity that is easily accessible, easy to transport, versatile, lucrative, and necessary for reconstruction and development, timber can play an important role in all stages of peace and conflict. ये जो टिम्बर होता है, ये सिर्फ जलाऊ लकड़ी ही नहीं है। आपको दरवाजे बनाने के लिए, आपको सोफा मतलब आपकी सोफा चेयर बनाने के लिए, और अनेक घर के अनेक सारे कामों के लिए भी टिम्बर की आवश्यकता है। तो और ये जो टिम्बर होता है, ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ये वर्सटाइल है, लुक्रेटिव है, मतलब आर्थिक मूल्य ज्यादा है, और इसीलिए इसका वैल्यू, इसका मूल्य बहुत ज्यादा है। और इसीलिए टिम्बर को लेकर के भी देशों के बीच में, समुदायों के बीच में, हम ये जो वीरप्पन को हमने देखा होगा ना, कि जो चंदन का जो तस्कर था, मतलब चंदन तस्कर तस्कर वीरप्पन, उस वह कितना बड़ा एक संघर्ष की परिस्थिति वीरप्पन और तमिलनाडु और कर्नाटका के राज्यों के बीच में निर्माण हुई थी। तो ये परिस्थितियां हमारे सामने हैं, इन उदाहरणों का भी हमें जिक्र आंसर में करना आवश्यक है। So examples of conflict over timber can be found in Burma, Cambodia,
द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड लाइबेरिया। ये टिम्बर को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट जो अनेक देशों में हुआ है, वो बर्मा में हुआ है, कंबोडिया में हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हुआ है और लाइबेरिया इन देशों में भी हुआ है। और ये कंबोडिया मतलब कंबोडिया तो साउथ अमेरिका में है, बट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड लाइबेरिया दीज आर इन द अफ्रीकन रीजन। और अफ्रीका में बहुत सारे देशों के बीच में जो संघर्ष अनेक सारे रूपों में वहां पर अभी भी कायम है। अब जैसे आगे चर्चा करेंगे तो उसकी चर्चा आती जाएगी। नाउ ऑयल एंड गैस एज अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हमने कहा था कि ये जो ऑयल रिसोर्सेज जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर डिप्लीट हो रहे हैं, स्केर्स हो रहे हैं। और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एस्टिमेट से उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है कि बाय 2020 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स नोन पेट्रोलियम रिजर्व्स विल बी कंज्यूम्ड। दो तृतीयांश, दो तिहाई हिस्सा जो अभी जो मौजूदा हालत में उपलब्ध पेट्रोलियम रिजर्व्स है, ये जो तेल की जो रिसोर्सेस है, वह रिजर्व रिसोर्सेस 2020 तक ये कंज्यूम किए जाएंगे। मतलब अभी तो हम 2024 में है, ये जो रिपोर्ट है वो पुरानी है। तो 2/3 रिसोर्सेस खत्म हो गए। अब इसीलिए जो है क्लीन एनर्जी रिसोर्सेस की बात होने लगी है, जो सौर ऊर्जा या मतलब सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस प्रकार की एनर्जी की बात होने लगी है। लेकिन ये जो ऑयल रिसोर्सेस है, इसको लेकर के देशों के बीच में बड़ा संघर्ष है। हमने कहा है 1991 में जो गल्फ वॉर और 2003 में जो इराक पर आक्रमण हुआ, और इसी के साथ में अगर हम देखें ये जो हमास या फिर पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में जो युद्ध होता रहता है, उसको हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल को क्यों सपोर्ट करता है? एक तो इजराइल की जो जू कम्युनिटी है वो यूनाइटेड स्टेट्स में बड़ी संख्या में है और महत्वपूर्ण पदों पे है, इसलिए उनको वो मदद करना आवश्यक बन जाता है, इसलिए वो यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल को अपना छोटा भाई मानता है। लेकिन साथ ही में ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में, या जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, इन गल्फ कंट्रीज वो उनको उन पर यूनाइटेड स्टेट्स का विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि ये ऑयल रिसोर्सेज के लिए इजराइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और यूनाइटेड स्टेट्स का एक इम्पोर्टेंट एक अलायंस पार्टनर बन सकता है, इसलिए भी वो इजराइल का सपोर्ट करते हैं, ये ध्यान में रखना है। Now, experts also opine that easily accessible oil, especially in Saudi Arabia, is rapidly disappearing and that the world will soon face the end of the oil era. बहुत सारे लोगों का ये एनर्जी रिसोर्सेज पे अध्ययन करने वाले लोगों का कहना है, उन अध्येताओं का कहना है कि जो सऊदी अरेबिया और जो ये अरेबियन पेनिनसुला है, मतलब अबू धाबी, कतार और इन सारे देशों में भी इनका जो ऑयल जो है वो बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हमें एक ऐसे फेज में जीना होगा कि जहाँ पर ऑयल के अलावे जो एनर्जी रिसोर्सेस होंगे, उस पर हमारी गाड़ियाँ चलानी होंगी, हमारी इंडस्ट्रीज चलानी होंगी, हमारी सारी व्यवस्थाओं को चलाना होगा। और इसीलिए उसको ढूँढना भी आवश्यक है। लेकिन अब जो रिसोर्सेस ऑयल रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, उसको लेकर के भी देशों के बीच में संघर्ष है, समुदायों के बीच में संघर्ष है इनफैक्ट। Moreover, many of the world's largest petroleum reserves are located in areas suffering from political instability or conflict, such as Iran, Iraq, Nigeria, Venezuela, and Sudan. तो और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जहाँ ये जो ऑयल है, ये जो नेचुरल ऑयल है या पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है, बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, उन सभी देशों में कॉन्फ्लिक्ट बड़े पैमाने में है। अब ईरान में देखना कि ईरान के आज प्रेसिडेंट को आज ही वो उनका क्लैश हुआ या किसी ने मार दिया पता नहीं। अब वहां की परिस्थितियां क्या होगी, दैट नीड्स टू बी सीन। इराक में तो कॉन्स्टेंटली शिया और सुन्नी लड़ ही रहे हैं। सेम सिचुएशन एग्जिस्ट इन नाइजीरिया, वेनेजुएला एंड सूडान। इन सब देशों में भी ये इन देशों में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स है, लेकिन ये सारे जो रीजन्स है, ये जो सारे प्रदेश है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है बड़े पैमाने पे संघर्ष मौजूद है। नाउ conflict over minerals. This is also very important. Just a moment. मिनरल्स जो खनिज है, खनिज संपदा है, उसको लेकर के भी कॉन्फ्लिक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, valuable minerals become
conflict minerals when they control exploitation, trade, or taxation or protection contributes to or benefits from armed conflict. उनका कहना है कि ये जो वैल्यूएबल मिनरल्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स बनते हैं, संघर्ष के वो खनिज बनते हैं कि जब ये जो रिबेलियन ग्रुप्स होते हैं या फिर जो संघर्ष में लिप्त जो पार्टियां होती है या समुदाय होते हैं, जो वो जब इन रिसोर्सेज पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मतलब उसका दोहन शोषण करते हैं, उसमें ट्रेड करने लगते हैं, व्यापार करने लगते हैं, उस पर टैक्सेशन लगाने लगते हैं या उसको प्रोटेक्शन करने लगते हैं। तो ये सब जब चीजें होती है, तो ये मिनरल्स जो है संघर्ष का कारण बनती है। ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने अपने एक रिपोर्ट में ऑब्जर्व किया है। नाउ ये जो कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स जो है, जो वैल्यूएबल मिनरल्स, जब कोई एक रिबेल ग्रुप उस पर कंट्रोल करता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट मिनरल बनता है। इस डेफिनेशन में हमने समझ लिया था। ये जो कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स हैव वेरिड कमोडिटी वैल्यूज एंड अकर इन मेनी जियोग्राफिकल लोकेशंस। ये इनका जो है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स है, इनका आर्थिक मूल्य बहुत बड़ा है और अनेक जगह पर वो विद्यमान है। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड्स जो है वेस्टर्न अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में डायमंड्स बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। एम्बर इन रशिया, एम्बर नाम का जो एक वैल्यूएबल मिनरल है वो रशिया में पाया जाता है। एंड गोल्ड इन इंडोनेशिया, तो इन सब रीजन्स में पाया जाता है। सो डायमंड्स आर द कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स दैट हैव रिसीव्ड द मोस्ट अटेंशन। They have been used by several rebel groups in Africa as a source of income, including groups in Angola and Sierra Leone. इन देशों में देखा डायमंड्स पर कब्जा, ये जो अफ्रीका के अनेक सारे जो रिबेल ग्रुप्स है, जो फाइटिंग ग्रुप्स है, अनेक सारी वहां पर अनेक सारी टोलियां है, अनेक सारी जनजातियां है। इन जनजातियों के बीच में बड़ा लड़ाइयां है और वो लड़ाइयां सिर्फ आइडेंटिटी तक सीमित नहीं है। शुरुआत में हो सकता है कि एक ट्राइब दूसरे ट्राइब के साथ अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए या अपना प्रभाव बनाने के लिए दूसरे ट्राइब पर वो लड़ाई कर रही होंगी, लेकिन जब से उन्हें पता चला है कि वहां पर डायमंड्स है, वहां पर हीरे हैं, तो उन लोगों ने अब उन संसाधनों पर कब्जा बनाने के लिए अभी युद्ध शुरू कर दिया है। जैसे अंगोला में इस प्रकार के युद्ध है, चल रहा है। सियरा लियोन नाम का जो अफ्रीका में जो देश है, ये अंगोला और सियरा लियोन दोनों भी वेस्टर्न अफ्रीका में आते हैं। तो ये दोनों भी देशों में अनेक सारे गुट जो है डायमंड्स को लेकर के उनमें प्रतिस्पर्धा है और उनमें संघर्ष भी है और वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स को समझते हुए resources such as diamonds, timber, minerals, and coca have been exploited by armed groups in several countries, including Angola, Cambodia, and the Democratic Republic of Congo, Liberia, and Sierra Leone. इन सब देशों में देखना कि डायमंड, टिम्बर है, मिनरल्स है, कोका, इन सब ये जो मिनरल्स है या रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, इन संसाधनों पर कब्जा बनाने के लिए जो ये आर्म्ड ग्रुप्स है, ये लड़ने वाले जो ग्रुप्स है, ये बहुत सारे जो वेस्टर्न अफ्रीकन देशों में पर्टिकुलरली, ये सब सारे जो देश जिनका मैं अभी यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अंगोला, कंबोडिया, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाइबेरिया, सियरा लियोन, इन सब देशों में आप देखोगे कि इन संसाधनों को लेकर के अनेक टोलियों में सतत संघर्ष है। And the existence of easily captured and exploited natural resources not only makes insurgency economically feasible, and therefore war is more likely. देखो क्या होता है कि जब इस प्रकार के संसाधनों पर एक आर्म ग्रुप का जब कब्जा होता है तो उनके पास खूब पैसे आते हैं, डायमंड के ट्रेड से, टिम्बर के ट्रेड से और कोका और अन्य प्रकार के मिनरल के ट्रेड से उनके पास खूब ज्यादा पैसा आता है। और वो पैसे का उपयोग, क्योंकि ये तो वैसे भी लड़ने वाले जो ग्रुप होते हैं उनमें तो इतनी ज्यादा रैशनैलिटी तो होती नहीं है और वो सोसाइटीज ऑल द टाइम वोलेटाइल सिचुएशन में है, वो फ्लक्चुएशंस में, सतत संघर्ष की परिस्थिति है, वहां पर तनाव उच्च स्तर पर है, तो वो सतत लड़ते रहते हैं। अब वो लड़ाई तो तब बंद होगी ना जब उनके पास रिसोर्सेस कम होंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा, उनके पास वेपन्स नहीं होंगे। लेकिन ये सब इन सब चीजों का ट्रेड करके, डायमंड्स का, टिम्बर का, कोका, इस प्रकार की चीजों का ट्रेड करते हुए इन लोगों के पास पैसा भी खूब आता है और जब पैसा आता है तो नए नए वेपन्स खरीदते हैं और जो संघर्ष की परिस्थिति कायम बनी रहती। Natural resources revenues allow combatants to fight longer and encourage them to orient their activities towards gaining tangible assets like diamond mines. तो अब देखो इसका परस्पर पूरक संबंध है। अब जब
वो डायमंड का ट्रेड करेंगे, अन्य प्रकार के मिनरल्स का, अन्य प्रकार के संसाधनों का। जब ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, उनके पास पैसा आएगा तो वो और ज्यादा मजबूत होंगे और वो सतत वो लड़ाई में सम्मिलित रहेंगे। और वो जब मजबूत होंगे तो और नए नए प्रदेशों पर, वहां के खनिजों पर भी अपना कब्जा बनाएंगे। तो ये सतत चलने वाली विशियस साइकिल है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो रिसोर्सेस के संदर्भ में हमने जो चर्चा की कि इकोनॉमिक रिसोर्सेस इन पर्टिकुलर, कि जितने भी रिसोर्सेस की हमने बात की, ये सारे रिसोर्सेस इकोनॉमिक्स से संबंधित है। वाटर रिसोर्स हुआ, या टिम्बर रिसोर्स हुआ, या लैंड रिसोर्स हुई, मिनरल रिसोर्स हुए, गैस हुआ, ऑयल एंड गैस हुआ, ये सारे के सारे जो रिसोर्सेस है, इससे इकोनॉमी पैसा मिलता है, आर्थिक मूल्य इनका बहुत ज्यादा है। और यह इन रिसोर्सेस पे कब्जा बनाने की प्रक्रिया में भी दो गुट हुए या दो सामाजिक समूह हुए या दो देश हुए, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। और इन कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में अगर हम देखें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में ये जो संघर्ष है अनेक देशों के बीच में, अनेक समुदायों के बीच में सतत चल रहा है। दैट वी नीड टू रिमेम्बर नाउ। जो दूसरा जो डायमेंशन है कॉन्फ्लिक्ट का, वह है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी को लेकर के भी कॉन्फ्लिक्ट है। सो आइडियोलॉजीज आर द कोर वैल्यूज, बिलीफ्स ऑफ अ ग्रुप। आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? किसी भी सामाजिक ग्रुप का वह मूल्य है, वो उनके महत्वपूर्ण मूल्य है आइडियोलॉजीज। तो आइडियोलॉजीज आर द कोर वैल्यूज, बिलीफ्स और बिलीफ्स ऑफ अ ग्रुप। एंड आइडियोलॉजीज आर स्ट्रांगली टाइड टू पीपल्स सेंस ऑफ सेल्फ। आइडियोलॉजीज से लोग जुड़े हुए होते हैं, आइडियोलॉजीज के लिए लड़ाइयाँ होती है। कभी कभी तो आप लोगों के बीच में भी, आप जो युवा हैं, एक कोई आइडियोलॉजी को लेकर के अड़िग है, दूसरा किसी आइडियोलॉजी को लेकर अड़िग है, और उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। इतना ही नहीं, ये जो डिफरेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक आइडियोलॉजी को मानने वाली होती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी आइडियोलॉजी को मानने वाली होती है, और कॉलेज कैंपस में ही इन लोगों के बीच में झड़पें होती है, मार कुटाई भी होती है। तो आइडियोलॉजीज आर स्ट्रांगली टाइड टू पीपल्स सेंस ऑफ सेल्फ। तो वो उनके होने के, उनके अस्तित्व से संबंधित जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, उससे वो बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं आइडियोलॉजीज को लेकर के। The perception that one's core value set ideology is being challenged or called into question. अब इसका ये भी होता है कि जब एक आइडियोलॉजी को मानने वाले एक ग्रुप को जब लगने लगता है कि उनका जो मूल्य है या उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसको चैलेंज किया जा रहा है, या उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्वेश्चन किया जा रहा है, या उसको आह्वान दिया जा रहा है, तब जाकर के जो आह्वान दे रहा है और जिस आइडियोलॉजी को आह्वान दे रहा है और उस आइडियोलॉजी को मानने वाला ग्रुप है, तो उस आइडियोलॉजी को मानने वाले ग्रुप में और जो आह्वान देने वाले ग्रुप में संघर्ष निर्माण होता है। तो आइडियोलॉजी इज ऑल्सो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और दिस आइडियोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द बिलीफ दैट समवन else's attempt to adapt an ideology to changing circumstances is a threat to the ideology itself. अब दूसरी बात ये है, पर्टिकुलरली ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज में देखना कि कम्युनिस्ट ये बाहरी जो, जिसको वो लेफ्टिस्ट कहते हैं अपने आप को, एंड राइटिस्ट, जिनको राइटिस्ट माना जाता है, वो उनके साथ तो लड़ते ही है। लेकिन बहुत सारे जो गुट है जैसे समाजवादी, वो भी लेफ्ट की आइडिया को ही मानने वाले हैं। और लेफ्ट में भी कुछ है पॉलिटिकल लेफ्ट है, और कुछ जो है अल्ट्रा लेफ्ट, जैसे माओइस्ट वगैरह जो ग्रुप है, वो अल्ट्रा लेफ्ट है, बंदूक के जरिए ही वो क्रांति करना चाहते हैं। अब इनके बीच में भी देखना कि ये जो अल्ट्रा लेफ्ट है, माओइस्ट है, ये सीपीआई और सीपीएम के लोग जो होते हैं, इनको कहते कहते हैं कि ये सच्चे लेफ्टिस्ट नहीं है, ये सच्चे कम्युनिस्ट नहीं है, ये बिके हुए लोग हैं, और ये हमारी आइडियोलॉजी को वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात को लेकर के भी उनमें विवाद है, मतलब लेफ्ट के अनेक सारे गुटों में एक दूसरे को लेकर के विवाद है। जेएनयू में अगर कोई पढ़ने जाएगा आगे चल करके, क्योंकि आप लोग अभी थर्ड ईयर में हो, आप जब उनमें से कोई अगर जेएनयू में जाएगा तो आपको पता चलेगा कि वहां पर आयसा नाम का अलग संगठन है, जो थोड़ा सा अल्ट्रा लेफ्ट आइडिया है। उसके बाद में एसएफआई है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लोगों से जुड़ा हुआ है। देन एआईएसएफ है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फोरम करके, वो सीपीआई से जुड़ा हुआ संगठन है। और उसके बाद में डीएसएफ नाम का संगठन है, वो भी लेफ्ट आइडियाज के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब ये जो होता है कि इनके बीच में ही, ये लेफ्ट के बीच में ही एक प्रकार से संघर्ष होता है।
The belief that someone else's attempt to adapt an ideology to changing circumstances is a threat to the ideology itself. अब कभी कभार क्या होता है कि जब आइडियोलॉजी को किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में कोई अन्य व्यक्ति या अन्य सामुदायिक ग्रुप जो है, समाज का ग्रुप, उसका अडेप्टेशन करता है या उसको अप्रोप्रिएशन जिसे कहते हैं, मतलब अपने लिए आवश्यक जो है उतना ही लेकर के उस आइडियोलॉजी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तब भी वहां पर संघर्ष की परिस्थिति निर्माण हो सकती है। Ideological conflicts often become intractable conflicts as they are resistant to being resolved, high defensiveness and little open communication. अब क्या होता है कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, आइडियोलॉजीज को लेकर के जो संघर्ष होते हैं, वो इंट्रैक्टेबल होते हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के संघर्ष जो होते हैं वो कभी भी किसी एक साझा समझ पर या एक साझा अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को लेकर के वो एक जगह आते ही नहीं है। दे आर सो रिजिड अबाउट देयर आइडियोलॉजीज एंड देयरफॉर आइडियोलॉजीज द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आर इन बिकम इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट्स। आइडियोलॉजी को लेकर के जो भी संघर्ष निर्माण होते हैं वो लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष होते हैं, क्योंकि उन संघर्षों को सुलझाने के लिए कोई भी ग्रुप तैयार नहीं होता है, क्योंकि अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के वो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, उस आइडियोलॉजी को लेकर के डिफेंसिव होते हैं और अन्य ग्रुप के साथ कोई कम्युनिकेशन ही वो करते नहीं। ये ध्यान में रखना है। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सच एज fascism, Nazism, and Marxism involve a set of fundamental beliefs about economic organization or governance of society. ये जो आइडियोलॉजीज है, जैसे फैशिज्म है, नाजिज्म है, मार्क्सिज्म है, इनका समाज की संरचना कैसी होनी चाहिए या आर्थिक संबंध कैसे होने चाहिए, आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब आर्थिक संरचना उस देश की कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर के उनकी एक डिफाइंड आइडियाज है, एक निश्चित उनके विचार है। उन विचारों के साथ वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और नाजिज्म और मार्क्सिज्म ये अपने आप को शत्रु मानते हैं और वो हमेशा ही लड़ते रहते हैं। इन सिमिलर वेज कैपिटलिज्म की भी अपनी नोशंस। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में अगर हम उसका उदाहरण देना हुआ तो वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, इनको आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के संदर्भ में ये कहा जाता है कि दैट वाज अ वॉर बिटवीन द डेमोक्रेसीज एंड द ऑटोक्रेसीज और द डेमोक्रेसीज एंड अथॉरिटेरियन रेजिम और डिक्टेटरशिप। वो कहते हैं कि हिटलर और या उसके पहले भी जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था। जर्मनी में एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसी थी, एक तानाशाही प्रवृत्ति थी, और ये इंग्लैंड फ्रांस वगैरह जो देश थे, यह जो देश है वो डेमोक्रेसी को लेकर के लड़ने वाले हैं। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसको आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में हम रख सकते हैं। और कोल्ड वॉर भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स या यूएसएसआर या सोवियत यूनियन जिसे कहते हैं, सोवियत रशिया और अमेरिका के बीच में जो कोल्ड वॉर चला 1945 से लेकर के 1991 तक, कि जब 1991 में सोवियत रशिया का विघटन हुआ, तब तक का जो ये इन दोनों देशों के बीच में ये कोल्ड वॉर जो चला है वह आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। इसी के साथ में ये तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हुई, और इसी के साथ में जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज है वह भी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि religious ideologies claim that they are exclusive. Their strong claim to exclusivity. The faithful are considered to constitute distinct, exclusive communities. Religious beliefs can become a motivation in political action and can be used by leaders for selfish political ends or as a means towards those ends. का मतलब क्या होता है, जो religious ideologies है, for example, the wars of crusades, the Christian ideology, the people believing in the Christian ideology, and people believing in Islamic ideology. They fought 100 years of war, and to do what? They just wanted to establish control over Jerusalem. जेरूशलेम पर अपना प्रभुत्व बनाना चाहते थे, और उससे वो जेरूशलेम पर प्रभुत्व बना करके सारे विश्व भर अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी को वो प्रसारित करना चाहते थे। आप देखना कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में वो धर्म के प्रचारक अन्य हिस्सों में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं वो लोग? क्योंकि वह उस आइडियोलॉजी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि यही आइडियोलॉजी जो है वो अंतिम
सैल्वेशन तक को लेकर जाएगी, और वो उनकी किताबों में कहाँ है, उनके धर्मगुरुओं ने उनको कहा है और सतत कहा जाता है उनको। और इसीलिए वह क्रिश्चियनिटी को न मानने वाले व्यक्ति के प्रति उनका एक देखने का रवैया जो होता है, जो कट्टर क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो लोग होते हैं, उनका रवैया ठीक नहीं होता। एंड सिमिलर वेज इस्लाम को मानने वालों का भी रवैया वैसे ठीक नहीं होता है। इसलिए और अनेक सारी आइडियोलॉजीज़ हो सकती है, या इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध जो है, या इज़राइल और अरब देशों के बीच में 1967 में 1967 में जो युद्ध हुआ, 7 डेज़ वॉर जिसे कहा जाता है, दैट वाज़ अगेन, ये कोई सिर्फ रिसोर्सेज़ के लिए युद्ध नहीं था, दैट वाज़ अगेन अ रिलिजियस आइडियोलॉजिकल वॉर था उन दोनों देशों के बीच। तो ये जो रिलिजियस आइडियोलॉजी इज़ also becomes the source of conflict, and there are so many wars like crusades they have been fought। एंड आपने सैमुअल पी हंटिंगटन नाम के स्कॉलर के बारे में मैंने कई बार क्लास में जिक्र किया है, और एक बार मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि वो कह रहे, उनकी जो किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द लास्ट मैन, वो उन्होंने जो कहा है, तो उन्होंने कहा कि ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है, आने वाले युद्ध जो होंगे वो आइडियोलॉजी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पर नहीं होंगे, बट रिलीजियस आइडियोलॉजीज पर होंगे। टू वन साइड देयर वुड बी क्रिश्चियनिटी एंड टू अनदर साइड देयर वुड बी इस्लाम। और ये जो सिविलाइजेशनल आइडियोलॉजीज है, इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड क्रिश्चियन आइडियोलॉजी, इन दोनों के बीच में युद्ध होगा। ये जो बात है, संघर्ष होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो सैमुअल पी हंटिंगटन, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने ये बात कही है। अब ये सोशियो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाय डेफिनेशन सोशल कॉन्फ्लिक्ट रिफर्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द वेरियस ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स विद इन एंड अक्रॉस सोशल ग्रुप, स्पेशली रिलेटेड टू यूज ऑफ पावर। ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, ये विविध समाज घटकों में या समाज गुटों में, समाज के गुटों में या समुदायों में होते हैं, या व्यक्तियों में होते हैं। और ये अनेक सारे ग्रुप्स में, अनेक सारे समुदायों के बीच में हो सकते हैं, 2 समुदायों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में। ये जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, वह कॉन्फ्लिक्ट एसेंशियली वो सोशल एस्पेक्ट को लेकर के नहीं है, उसमें अपना स्टेटस और पावर के लिए है। अब फॉर एग्जांपल, अब देयर आर सर्टेन वेरी डोमिनेंट कम्युनिटीज, फॉर एग्जांपल इन नॉर्थ इंडिया में, यूपी और बिहार में एक समय तक जो है यादव समाज के जो लोग हैं, यादव कम्युनिटी के लोग हैं, उनका प्रभाव था। और उस प्रभाव को चैलेंज करने के लिए फिर बाद में जब बीएसपी जब आई, और बीएसपी में कांशीराम जो कह रहे थे, और कांशीराम ने एक ब्रॉडर समाज, ब्रॉडर सोशल ग्रुप्स को साथ में जोड़ने की कोशिश की। उसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुस्लिम्स, इन लोगों को साथ में जोड़ करके एक नया पॉलिटिकल जो फ्रेमवर्क है, एक नया पॉलिटिकल अलायंस बनाने की, जो सोशल ग्रुप बनाने की कोशिश की थी। और उन्होंने जो नारे दिए थे, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सब DS4, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, मतलब तिलक कौन ब्राह्मण, तराजू मतलब बनिया और तलवार मतलब क्षत्रिय, इनको जूते मारो। इस प्रकार से आइडियाज को ला करके वो क्या करना चाह रहे थे, वो लिटरली कोई जूता नहीं मार रहे थे। वो क्या करना चाह रहे थे कि एक ब्रॉडर सोशल ग्रुप को, एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन वो बनाना चाह रहे थे। और उसके माध्यम से जो है, वो समाज की जो पावर जो है, वो पावर को हासिल करना चाहते थे, स्टेटस को हासिल करना चाहते थे। इसीलिए ये सोशियो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में जब भी हम चर्चा करेंगे, तो बाय डेफिनिशन सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स रिफर्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप, विविध समुदायों के बीच में हो सकते हैं, या इंडिविजुअल्स के बीच में होते हैं, और अनेक सारे समाज अक्रॉस सोशल ग्रुप में भी हो सकता है। और वो किस लिए होता है? वह समाज में अपना पावर एस्टैब्लिश करने के लिए, समाज में अपना स्टेटस एस्टैब्लिश करने के लिए। सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज द कन्फ्रंटेशन ऑफ सोशल पावर्स। तो मैंने जैसे अभी कहा था कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, वो सोसाइटी में पावर, एक अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति करके स्थापित करने का, या फिर एक ग्रुप जो दूसरे ग्रुप पर अपना प्रभुत्व बनाने के लिए, या उसको डोमिनेट करने के लिए भी ये जो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं। एक पोज़र नाम के जो फिलोसोफर हैं, उन्होंने 1956 में ये सोशियो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स की डेफिनिशन करते हुए, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की डेफिनिशन करते हुए, उन्होंने कहा था कि ही डिफाइंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट एज़ अ स्ट्रगल बिटवीन ओपोनेंट्स ओवर वैल्यूज एंड क्लेम्स टू
scarce status, power and resources. वो कहते हैं कि दो प्रतिस्पर्धी व्यक्तियों में या गुटों में जो संघर्ष होता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट जिसको सामाजिक संघर्ष कहते हैं, यह सामाजिक संघर्ष जो है, ये जो स्टेटस है, पावर है और संसाधन है, दर्जा समाज में अपना अपना एक रुतबा, पावर, शक्ति अर्जन करने के लिए और संसाधनों पर कब्जा बनाने के लिए जो होता है, ये दोनों देशों के बीच में जो कॉम्पिटिशन, 2 समुदायों के बीच में, देश नहीं, 2 समुदायों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में जब कॉम्पिटिशन होने लगती है, तो वह कॉम्पिटिशन को हम सोशल कॉन्फ्लिक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। यह कोज़र की डेफिनिशन है। कोज़र की डेफिनिशन 1956 में उन्होंने डिफाइन किया था, अ सोशल कॉन्फ्लिक्ट as a struggle between opponents over values and claims to scarce status, power, and resources. Now, all social conflicts involve interests and identity. I said, हमने चर्चा की है कि प्रत्येक सोशल कॉन्फ्लिक्ट में अपने उनके हित है और वो अपनी आइडेंटिटी है। जैसे जाति समूह के संदर्भ में हमने कहा कि एक जाति जो है अपना हित बनाए रखना चाहती है, अपना प्रभुत्व उस समाज में बनाए रखना चाहती है, राजनीतिक, सामाजिक प्रभुत्व बनाए रखना चाहती है और वो एक आइडेंटिटी से संबंधित है, एक जाति से संबंधित है। इसलिए जॉन बर्टन ने जो 1991 में सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की डेफिनिशन करते हुए उन्होंने कहा है, अकॉर्डिंग टू जॉन बर्टन, he defined in 1991, he said, interests are related to the occupational, social, political and economic aspirations of the individual. वो कहते हैं कि जो इंटरेस्ट है, हित जो है, दे आर रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल मतलब व्यवसाय से संबंधित, सोशल मतलब सामाजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस आर्थिक महत्वाकांक्षाएं, इनको लेकर के जो इंटरेस्ट है, वही इंटरेस्ट जो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में उनका परिवर्तन होता है, वो सामाजिक संघर्ष में वो उसको ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नाउ सोशल पोजीशंस एंड रोल्स इन द सोसाइटी आर क्रिएटेड प्राइमरली थ्रू कंपटीशन बट आल्सो थ्रू कोऑपरेशन। तो ये जो सोशल पोजीशन होती है या समाज में जो स्टेटस बनता है या दर्जा या रुतबा बनता है, वह बहुत बार कंपटीशन से बनती है और कभी-कभी कोऑपरेशन से भी बनता है। बहुत सारी जातियों का साथ में आकर के भी एक नया गुट समूह बनता है, उस प्रकार से। Now, the competition for scarce position would in many times lead to war of words which may escalate to violent conflict. जो पोजीशन को लेकर के, पावर को लेकर के जब कंपटीशन 2 समुदायों के बीच में या अनेक समुदायों के बीच में इस कंपटीशन ये प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगती है, तो वो शाब्दिक युद्ध भी होने लगते हैं। तू ये तो तू वो, इस प्रकार से तू उस जाति का तो मैं इस जाति का, या फिर जैसे मैंने अभी ये कांशीराम की जब मूवमेंट शुरू हुई, तो उन्होंने जब ये सब कहना शुरू कर दिया कि तिरक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर बाकी सब बीएस फोर, इस प्रकार के जो नारे जो दे रहे थे, ये वॉर ऑफ वर्ड्स है, ये शब्दों का युद्ध है कि और इस युद्ध के कारण जो है टेंशन्स 2 समुदायों के बीच में बढ़ते हैं और उससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट का या संघर्ष की परिस्थिति का उद्भव होता है। Positions are created to be filled by small groups within any given society, and with communities being composed of different groups, the confrontation to attain the power of another group has been witnessed over and over again. Now, मैंने कहा है जो सोशल स्टेटस होता है या पावर होती है, पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर, ये सारी जो ये जो रिसोर्सेस है, इनको भी हम वैल्यूज कहेंगे, रिसोर्सेस कहेंगे, ये चीजें जो है ये स्केर्स है, ये कम प्रमाण में है। How many MPs do we send from one constituency? Only one. भारत जैसे इतने बड़े देश में हम कितने एमपीज को चुनते हैं? 548 एमपीज को हम चुनते हैं या 543 एमपीज को हम चुनते हैं? कितने एमएलएस को हम चुनते हैं? तो ये जो पोजीशंस है ये स्केल्स है और इन पोजीशंस को लेकर के समुदायों के बीच में जो है एक तेड़ या तनाव का वातावरण का निर्माण होता है, विविध ग्रुप्स के बीच में, विविध समुदायों के बीच में, and the confrontation to attain the power of another group, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के हाथ में जो पावर है उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है एंड उससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति निर्माण होती है। वेस्ट बंगाल में आप अगर देखोगे, पहले कम्युनिस्ट पार्टियां 34 इयर्स तक वहां पर राज कर रही थी और उनको हराने के पहले
कम से कम 10 सालों तक जो है ममता बैनर्जी के तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा संघर्ष किया और तृणमूल कांग्रेस के अनेक सारे कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। कई बार ममता बैनर्जी को भी मारा था लेफ्ट के पॉलिटिकल लीडर्स ने। अभी अगर आप देखोगे तो ममता बैनर्जी वहां पर जो अपने शासन में है, सत्ता में है, उस उससे सत्ता हस्तगत करने के लिए बीजेपी के द्वारा जो कोशिशें हो रही है और जिसके लिए ये तृणमूल क्योंकि पावरफुल पोजीशन में है, तो तृणमूल के पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो बीजेपी के लीडर्स पर अत्याचार करते हुए हमको दिखाई देती है। सो positions are created to be filled by small group within any given society, and with communities being composed of different groups, the confrontation to attain the power of another group has been witnessed over and over again. तो एक ग्रुप के पास अभी मौजूदा हालात में पावर है और दूसरा ग्रुप जो है उस पावर को हस्तगत करने की कोशिश करता है और इससे जो है संघर्ष होता है। तो दिस इज अ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल डायमेंशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। फॉर इंस्टेंस, लीडरशिप एंड गवर्नेंस इश्यूज and fight for clan supremacy have prolonged the conflict in Somalia for many years. उदाहरण के तौर पर अगर देखना तो सोमालिया का उदाहरण यहाँ पर लिया जा सकता है गवर्नेंस और लीडरशिप को लेकर के, और साथ ही में जो अनेक सारे ट्राइब्स है, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पर अपनी सुप्रीमसी, अपना प्रभुत्व, अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए जो कोशिशें कर रही है, जिसकी वजह से ये जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स है सोमालिया में, वहां पर बहुत लंबे समय से वहां पर युद्ध है, वॉर की परिस्थिति, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है सोमालिया में। नाउ अब द पोस्ट इलेक्शन वायलेंस सिमिलरली अगर हम देखें तो ये केन्या में भी 2007 और 2008 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी इसी प्रकार का वायलेंस देखने को मिला था। दो जो ग्रुप्स है, जो एक सपोर्टर मोआई कबाकी किबाकी करके वहां के प्रेसिडेंट थे और उनके ऑपोजिशन लीडर थे राइला ओडिंगा। ये दोनों लीडर्स जो है वो दो दो ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, दो एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, और इन दो एथनिक ग्रुप्स के बीच में 2007-8 में एक बड़ा युद्ध जो है छिड़ गया था। सो द पोस्ट इलेक्शन वायलेंस एक्सपीरियंस आफ्टर द जनरल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2007 and 8 in Kenya also depicts what power means to many leaders within different institutions. What has happened in 2007 and 8? The supporters of the two sides, the supporters of Mwai Kibaki and Raila Odinga, these two opposing leaders, they clashed, leaving thousands and killed, injured or displaced. So 2007-8 में केन्या में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे, नेशनल असेंबली के लिए जो इलेक्शन हुए थे, उसमें दो लीडर्स वहां पर इलेक्शन लड़ रहे थे। एक तो माई किबाकी करके जो लीडर थे, जो पहले प्रेसिडेंट थे वहां पे, और राइला ओडिंगा दूसरे लीडर है जो अपोजिशन में थे, और ये दोनों भी डिफरेंट ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, उनकी ट्राइब्स अलग अलग है। और ये इन दोनों भी ट्राइब्स, दोनों भी लीडर्स के सपोर्टर्स जो है 2007-8 में एक दूसरे के सामने आए और उनके बीच में बड़ा वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वायलेंट मतलब हिंसात्मक संघर्ष हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो राइला अडिंगा के जो किकियू नाम का जो ग्रुप है, एक ट्राइब है, उनका यह मानना था कि ये मोई कबाकी ने इलेक्शन को मैनिपुलेट किया और जबरदस्ती से इलेक्शन अपने फेवर में उसने करवाया है। और ओरिजिनली जो है इलेक्शन लड़ना जो प्रेसिडेंट बनने की क्षमता कौन रखता है? राइला ओडिंगा है। ये किकियू नाम की जो वहां की जमात है, जो राइला ओडिंगा की सपोर्टर ग्रुप है, ये उनके ट्राइब से संबंधित लोग हैं, और उन लोगों ने फिर ये मोई के बाकी के लोगों पर अत्याचार मतलब आक्रमण करना शुरू कर दिया। मतलब ये दोनों भी सपोर्टर्स एक दूसरे के साथ क्लैश कर गए और कई सारे थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों की तो अनेक सारी इंजरीज हुई और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए। बहुत खतरनाक परिस्थिति वहां पर हुई। सिमिलरली the Rwanda genocide, the Darfur crisis, the northern Uganda war, the Chad conflict, the Israel-Palestine conflict are the socio-cultural conflicts। ये जो रवांडा में जेनोसाइड जो हुआ था, एथनिक क्लिंजिंग हुई थी, डार्फर में जो युद्ध हुआ था, नॉर्दर्न युगांडा में वॉर हुआ था, चाड में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसराइल पैलेस्टाइन का युद्ध चल ही रहा है, सतत चल रहा है। ये सारे सोशियो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। Social positions are therefore major factor in the origin and escalation of many conflicts around the world। इसीलिए जो social positions है, ये इसकी वजह से भी जो है social positions are therefore a major factor in the origin
and escalation of many conflicts in the world. तो ये सोशल पोजीशंस को प्राप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष वैश्विक स्तर पर अनेक समुदायों के बीच में हो रहा है. तो what we have discussed in this entire presentation is that in the first part of the presentation, try to understand various theories which have been put into two categories. One is nature related theories and another one is nurture related theories. We have tried to understand them. So the theories which are the instinct theory, Darwinism and social Darwinism, ethology and sociobiology. These theories have been put into the category of nature related category, और उनको biological और sociobiological theories कहा जाता है. And then the other theories जो है उसमें psychological and socio-psychological theories, social structural theories, इन सब theories को जो है हमने जो नर्चर डिबेट मतलब सोशल स्ट्रक्चर्स में कॉन्फ्लिक्ट एम्बेडेड होता है, ये ह्यूमन जीन से कोई संबंध नहीं, ये मानने वाला ये ग्रुप है. ये दो थ्योरीज को हमने समझने की कोशिश की. अब आगे चल करके हमने वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स की जो वेरियस डायमेंशंस है उसको समझने की कोशिश की. उसमें हमने पहला डायमेंशन तो है वो इकोनॉमिक पावर शेयरिंग को लेकर है. उसमें अनेक सारे जो रिसोर्सेस है, लैंड, वाटर, मिनरल्स और अनेक प्रकार के सारे जो रिसोर्सेस है उनकी हमने चर्चा की. देन सेकंड एस्पेक्ट हमने जो चर्चा की थी दैट वाज एन आइडियोलॉजी, दैट कैन बी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और religious ideology. And then last part of the presentation was on the cultural, socio-cultural dimensions of the conflict. So that is what we have discussed so far. तो यहाँ पे ये दो प्रेजेंटेशन में आप थ्योरी से संबंधित अगर सवाल पूछा जाता है तो थ्योरीज पर आप जवाब लिख सकते हैं, और अनेक सारे डायमेंशन पर अगर सवाल पूछा जाता है तो ये तीनों भी डायमेंशन जिसकी विस्तार से हमने चर्चा की उसकी आप चर्चा कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं. Here I am going to stop, and this is the last video lecture that I am doing for your exam purposes. I am also very much tired since 2-3 days. I have been constantly working on this and creating these PPTs and presentations for you. I hope you will listen to these lectures very carefully and write your exams very well. Thank you so much and all the very best for your exam.